स्टूडेंट्स डॉट प्रोडक्ट चल रहा था हम लोगों का वेक्टर पे, उसमें क्वेश्चन चल रहे थे, प्रोजेक्शन पे और मैग्नीट्यूड पे क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेट टू नॉन कोलिनियर यूनिट वेक्टर्स a cap and b cap form an acute angle. A point P moves so that at any line टाइम लिखा चाहिए, at any time t the position vector, ठीक है, OP, जहां पर आपका O जो है वो ओरिजिन है, OP is given by a cap cos t प्लस में आपके पास b cap sin t। ठीक है, when P is farthest from origin O, let m be the length of OP, m be the length of OP, and u cap be the unit vector along OP। along OP vectors, then आपसे पूछ कर रहे हैं ये लोग। पहला ऑप्शन देखो, ये पूछ रहे हैं यू कैप और एम की वैल्यू। यू कैप की वैल्यू आपके पास ए कैप प्लस में बी कैप अपॉन मैग्नीट्यूड में ए कैप प्लस बी कैप, ठीक है, और एम की वैल्यू 1 प्लस बी कैप डॉट ए कैप की पावर में 1/2। दूसरा ऑप्शन यू कैप की वैल्यू आपके पास ए कैप माइनस में बी कैप अपॉन मैग्नीट्यूड में ए कैप प्लस बी कैप और ए कैप माइनस बी कैप, ठीक है, और m की वैल्यू 1 प्लस ए डॉट बी की पावर में 1/2। ठीक है, सी ऑप्शन आपके पास यू कैप इज इक्वल टू ए कैप प्लस बी कैप अपॉन मैग्नीट्यूड में ए प्लस बी, ठीक है, और m की वैल्यू आपके पास 1 प्लस 2 टाइम्स ए कैप बी कैप की पावर में 1/2। ठीक है, और डी ऑप्शन आपके पास u इज इक्वल टू ए कैप माइनस में बी कैप अपॉन मैग्नीट्यूड में ए कैप माइनस बी कैप। सेम ऑप्शन है u के, तो दो ही ऑप्शन है समझ लो u के लिए। और m की वैल्यू आपके पास 1 माइनस 2, ये 1 माइनस होगा, ये वाला ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन 1 माइनस है, नहीं 1 प्लस ही है। अच्छा, ये 2 लगा हुआ है, 1 प्लस ही है, ए डॉट बी लिखा ना, 1 माइनस में, ये 1 माइनस है 2 ए कैप डॉट बी कैप की पावर 1/2। ये प्लस ही वो माइनस है, ठीक है, सही है। नहीं नहीं प्लस ही है, ये इसके साथ है ना, उधर माइनस है। ऑप्शन दे लो जल्दी जल्दी, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। क्वेश्चन देख के और ऑप्शन देख के ये सिर्फ डराता है क्वेश्चन आपको। जेईई एडवांस में दे रखा है आपको क्वेश्चन, इसमें देखो क्या दिया है इन्होंने, दो नॉन कोलिनियर यूनिट वेक्टर हैं ए और बी। ठीक है, आपको पता है कि नॉन कोलिनियर वेक्टर पड़े हुए हैं, मतलब कि पैरेलल नहीं है। ठीक है, एक्यूट एंगल बना रहे हैं अपने बीच में, सारी बात ठीक है। एक पॉइंट पी ऐसे मूव करता है, ठीक है, सो दैट एट एनी टाइम टी, किसी भी टाइम टी पर पोजीशन वेक्टर जो होगा उस पी का, ठीक है, वो टी पर डिपेंड करेगा इस तरीके से। अच्छा, अगर मेरे पास ए कैप और बी कैप नॉन कोलिनियर वेक्टर हैं, ठीक है, तो मैं कोई भी वेक्टर को, किसी भी वेक्टर को दो नॉन कोलिनियर वेक्टर में अगर प्लेन में लाई कर रहे हैं लिख सकता हूं किसी वेक्टर। तो देखो उसी के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा है इन्होंने ओपी वेक्टर को, ए के साथ ये कोई कांस्टेंट लगा दिया आपके पास लैम्डा, और बी के साथ कोई कांस्टेंट लगा दिया म्यू, लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया। ठीक है, किसी भी वेक्टर को आप लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। अब ये कह रहे हैं जब पी जो है फारदेस्ट होगा, ये तो लिख दिया, उसका अगला स्टेटमेंट, जब पी ओरिजिन से फारदेस्ट होगा तो उस टाइम पे एम जो है वो ओपी की लेंथ होगी। इसका मतलब ओपी की कौन सी वाली लेंथ है, ये मैक्सिमम लेंथ है। अगर पी जो है ओरिजिन से फारदेस्ट है, इसका मतलब ओरिजिन की मैक्सिमम लेंथ कितनी दे रखी है इन्होंने, एम दे रखी है।
ये हम दे रखे, और यू कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है उस टाइम पे जब मैक्सिमम लेंथ होगी, उस टाइम पे यूनिट वेक्टर है, तो वो यूनिट वेक्टर की वैल्यू निकालनी है और मैक्सिमम लेंथ निकालनी है आपको, मैक्सिमम लेंथ। फिर से बताता हूं, ऐसे आपको दे रखा है भाई, दो यूनिट वेक्टर दिए हुए हैं, एक मुझे दिया ए कैप, एक मुझे दिया बी कैप, एक्यूट एंगल बना रहे हैं अपने बीच में, ठीक है। आपको कोई पी पॉइंट के बारे में बोला गया कि पी पॉइंट इस तरीके से मूव करता है, कहीं होगा पी पॉइंट, ये भी के लिए यहां मान लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से मूव करता है आपका पी पॉइंट, कि मान लो अगर ये ओरिजिन था तो ओपी वेक्टर को आप डिफाइन करोगे ए कैप कॉस टी प्लस में बी कैप साइन टी के साथ। ये एक्स पे डिपेंड नहीं कर रहा है, वाई पे डिपेंड नहीं कर रहा है, जो पी पॉइंट का मूवमेंट है किस पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, इस तरीके से मूव कर रहा है। तो ये कह रहे हैं आप, ये कह रहे हैं कि ओपी के मैग्नीट्यूड की मैक्सिमम लेंथ बताओ, मैक्सिमम, इसी को तो एम बोला है, और जिस टाइम पे मैक्सिमम लेंथ आ रही हो उस टाइम पे क्या बताओ, इसका यूनिट वेक्टर बताओ यू, ये देखो, ठीक है, लिखने का तरीका बस, व्हेन पी इज फारदेस्ट फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से जब सबसे दूर जा चुका होगा मतलब ओपी की लेंथ मैक्सिमम होगी, उस टाइम पे एम को लेंथ बोल दिया, मतलब एम मैक्सिमम लेंथ है, और उस टाइम पे यू कैप जो है वो यूनिट वेक्टर है किसकी डायरेक्शन में, ओपी की डायरेक्शन में। तो अगर मैक्सिमम लेंथ वाला ये था मेरा, यहां अभी जो मैंने बनाया मैक्सिमम लेंथ वाला है, तो आपको ये यू कैप निकालना है और ये ओपी की लेंथ निकालनी है, ए और बी के रिस्पेक्ट में, ए और बी के रिस्पेक्ट में, ठीक है भाई। आप प्रोसेस बताओ मुझे, आपको पहला स्टेप समझ में आना चाहिए क्या करना है, अरे कुछ तो बता दो क्या करेंगे पहला स्टेप, क्वेश्चन मिटा दें, क्या करें पहला स्टेप, कुछ तो करेंगे क्वेश्चन खत्म करो आगे बढ़ो, कोई स्टेप ही नहीं बता पा रहा, अरे गलती तो बता दोगे, कौन से एग्जाम में नंबर कट जाएंगे, ये बाइसेक्टर निकालने लगोगे सीधा, अच्छा ये कैसे पता कि बाइसेक्टर मैक्सिमम होगा, इसका ये तो यूनिट वेक्टर ही दे रखे हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन में तो लिखा ही हुआ है भाई साहब, क्या कह रहे हो नहीं लीनियर कॉम्बिनेशन में तो लिखा ही है, उसमें लिख के फायदा क्या है जब उसमें वो तो दिया ही है, लीनियर कॉम्बिनेशन में दे रखा है उन्होंने कि ओपी वेक्टर जो है वो ए कैप, ये कोई लैम्डा होगा कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है, बी कैप किसी भी टाइम टी पे कांस्टेंट वैल्यू, लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख के दे दिया है उन्होंने, ठीक है। मैं आपको बताऊं, आपको ये निकालना है ना भाई, आपको ये निकालना है मैक्सिमम, ठीक है, किसका मैक्सिमम, किसका, वो भी मैग्नीट्यूड का, और मैग्नीट्यूड की कोई भी वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, स्क्वायरिंग, बता रखा है कि मैग्नीट्यूड अगर निकालना पड़ जाए, चाहे मैक्सिमम चाहे कुछ, आपको क्या करना है, स्क्वायरिंग करनी है। मैग्नीट्यूड का एक ही इलाज है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर में पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर बताया है, ठीक है। अब वेक्टर में जब से चल रहा है कल से बताया जा रहा हूं कि भाई स्क्वायरिंग कर लो, जैसी मैग्नीट्यूड निकाला स्क्वायरिंग कर ली, हाँ भाई ओपी वेक्टर की स्क्वायरिंग कर दी मैंने, तो किसकी स्क्वायरिंग हो गई यहां पर, कॉस टी प्लस में बी का, ये था ना, मैक्सिमम की बात नहीं कर रहा मैं अभी, मैं सिर्फ इसके स्क्वायर कर रहा हूं, इसकी स्क्वायरिंग हो गई। और स्क्वायरिंग का मतलब क्या होता है कि आपने इसके मैग्नीट्यूड का क्या ले लिया है, स्क्वायर ले लिया है। तो किस तरीके से स्क्वायरिंग खोलते हैं भाई, ऐसे ही तो निकालूंगा, ए कैप के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और यहां पर कॉस स्क्वायर टी, प्लस में आपके पास बी कैप के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और यहां पर साइन स्क्वायर टी, ठीक है, और प्लस में 2 टाइम्स आपके पास ए डॉट बी, ठीक है, और यहां पर कितना आएगा आपके पास, साइन टी कॉस टी, ये आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। ये ए कैप अपने में यूनिट वेक्टर है, ये 1 बन जाएगा, वो 1 बन जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर आपका 1 आ चुका है, 1 प्लस यहां पर लगा हुआ है ए कैप डॉट, यहां पर लगा हुआ है बी कैप, यहां पर मैंने लिख दिया इसको साइन 2t, ये ओपी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ रहा है। हाँ भाई, मैग्नीट्यूड अपने आप में पॉजिटिव वैल्यू होती है, ठीक है, कोई भी स्क्वायर देखो, जब ओपी स्क्वायर की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, वो कब होगी सबसे ज्यादा, जब ओपी की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। तो यहां पर आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू मैक्सिमम निकालनी है। मुझे बताओ मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, ये 1 तो कांस्टेंट है, अरे ये जो है साइन 2t, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू तब आएगी अब साइन कितना हो जाएगा 1, मैक्सिमम वैल्यू के लिए तो ये काम किया था कि साइन की वैल्यू कितनी हो जानी है, 1 हो जानी है। ये बात आपको मैक्सिमम मिनिमम क्वेश्चन में बताएगा ये कि अगर साइन कॉस पड़े हुए हैं क्वेश्चन में तो साइन की वैल्यू 1 हो जानी है, तब मैक्सिमम आएगी कि नहीं आएगी, ध्यान से बात सुनना। देखो ए डॉट बी जो 1 होगा ना, बिल्कुल सही बात है कि अगर ए डॉट बी 1 हो जाए तो वैसा आ जाएगा, लेकिन अगर ए डॉट बी को मुझे 1 होना है, ए कैप डॉट, ठीक है, तो देखो ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी और कॉस थीटा कितना हो जाना चाहिए 1, इसका मतलब थीटा की वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए 0 डिग्री, और थीटा आपको क्या दिया है वो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स, तो थीटा 0 तो हो नहीं सकता, ठीक है। और पहली चलो
उनके बीच के एंगल की तो बात ही नहीं। दूसरी बात, मैक्सिमम वैल्यू के लिए मैं जो बात आपसे कहना चाह रहा हूं, अगर ये वाली वैल्यू नेगेटिव हो गई, सुनना बात, अगर ये वैल्यू नेगेटिव हो गई तो 1 के साथ प्लस में यहां कोई नेगेटिव वैल्यू रखी है, उस टाइम पे साइन की अगर आपने मैक्सिमम वैल्यू रख दी तो 1 में से घट जाएगा कुछ, तो क्या मैक्सिमम वैल्यू आएगी क्या इसकी? तब तो मैक्सिमम वैल्यू नहीं आएगी। ए डॉट बी की नेगेटिव वैल्यू नहीं होनी चाहिए। अगर नेगेटिव वैल्यू हो गई तो साइन की अगर आपने मैक्सिमम वैल्यू रख दी यहां पर उस टाइम पे, तो ये क्या होगा, घट जाएगा। तब साइन की मिनिमम -1 पुट करी जाएगी अगर नेगेटिव होता है। अब बात सुनना, मैं इसको कॉम्प्लिकेट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप फंस सकते हो इसके अंदर कि यहां पर ए डॉट बी की अगर नेगेटिव वैल्यू है तो माइनस में ए डॉट बी लेना पड़ेगा यहां। ठीक है, वो दे रखा है ना कुछ। ठीक है, ए डॉट बी की वैल्यू आपके पास मैग्नीट्यूड में ए आएगा, मैग्नीट्यूड में बी आएगा, और कितना आएगा आपके पास, कॉस थीटा। मतलब ए डॉट बी की वैल्यू कॉस थीटा आ जाएगी। और थीटा के बारे में इन्होंने क्या बोला है, कैसा एंगल इनके बीच में है, एक्यूट। कोई भी बात बेकार नहीं दी, एक्यूट एंगल है तो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। अगर ये पॉजिटिव है तो मैक्सिमम वैल्यू कब निकलेगी कि ये 1 था, कांस्टेंट हो गया, ये पॉजिटिव वैल्यू हो गई। जब ये कितनी वैल्यू निकालेगा, अपनी मैक्सिमम वैल्यू 1। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू मैक्सिमम व्हेन साइन 2t विल बी मैक्सिमम। आप बात समझ रहे हो, ए डॉट बी, भाई ये डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव भी तो हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो, नेगेटिव अगर वो हो गया तो निकालने के लिए आपको इसकी वैल्यू -1 रखनी पड़ेगी। फिर अगर ये नेगेटिव होता तो इसकी वैल्यू -1 रखता। ठीक है, लेकिन क्योंकि ये आपका पॉजिटिव आ रहा है तो आप इसकी वैल्यू क्या रखोगे, 1 रखोगे। मैक्सिमम sin 2t वैल्यू मैक्सिमम, तो आपने कहा कि sin 2t की वैल्यू उस टाइम पे कितनी रहनी चाहिए, 1। sin 2t की वैल्यू 1 होती है, मैक्सिमम बन गया। इसका मतलब ओपी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर उस टाइम पे आपके पास 1 प्लस ए कैप डॉट बी कैप बन गया, ये मैक्सिमम वैल्यू है। तो इसका मतलब ओपी की जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 1 प्लस की पावर 1/2। इसी से लग जाएगा ऑप्शन। तो स्केलर क्या, हाँ क्या बताया था, बताओ तो क्या बताया था, बहुत सारी चीजें बताई थी मैंने तो। ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट तो ये होता है, जो होता है ना स्केलर प्रोडक्ट, ये तो इसकी तो भाई इसको जीरो कैसे कर देंगे, इसको जीरो तब करेंगे आपके पास जब परपेंडिकुलर होंगे एंगल वेक्टर। जब वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे, ये तो जीरो होगा नहीं, मैग्नीट्यूड है, ये जीरो होगा नहीं, मैग्नीट्यूड है। ठीक है, जब ये जीरो होगा तभी होगा ऐसा। ये जीरो कब होगा, जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी। इन्होंने बोला एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल है तो 90 डिग्री तो हो नहीं सकता। किसको जीरो करवाना चाह रहे हो इनमें से, इस पूरे को, इस पूरे को तो नहीं चाह रहे हो, इसको चाह रहे हो तुम जीरो करवाना। इसकी वैल्यू जीरो नहीं हो सकती क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 1 है, उसका मैग्नीट्यूड 1, और एंगल एक्यूट है, परपेंडिकुलर नहीं है, परपेंडिकुलर नहीं है। ठीक है, बात सुनो यहाँ पे आराम से, बात समझ में आई इतनी कि ये मैंने क्यों देखा है, ये वाली चीज देखिए, इस पे भी ध्यान देना है कि अगर नेगेटिव होगा तो अलग अलग निकालोगे आप वैल्यू मैक्सिमम करने के लिए। कि अगर ये ऐसा होता कि इफ नेगेटिव, इफ नेगेटिव, अगर ये नेगेटिव होता तब आपको पता यहां नेगेटिव लगा होता, तब 1 रख देते तो मिनिमम आ जाती वैल्यू। फिर साइन की वैल्यू आपको, फिर इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए इसको -1 पुट करना पड़ता, और साइन -1 तक जाता है। अभी क्योंकि ये पॉजिटिव है इसलिए इसकी वैल्यू 1 पुट करोगे। ठीक है, यहां से आपके ओपी की वैल्यू मिल गई। बताओ अगला, बताओ यू कैप कैसे निकालेंगे। यूनिट वेक्टर लिखना है, हाँ भाई। इसका मतलब यू कैप जो है आपका क्या है, वो ओपी वेक्टर जिस टाइम पे उसका मैग्नीट्यूड मैक्सिमम है का यूनिट वेक्टर है, ये है वो, व्हेन टी इज इक्वल टू पाई बाई 4। यही तो है भाई, साइन 2t की वैल्यू 1 आ रही है, इसका मतलब 2t की वैल्यू कितनी है आपके पास, पाई बाई 2 है। इसका मतलब t की वैल्यू कितनी आ रही है, पाई बाई 4। और जिस टाइम पे मैक्सिमम है उस टाइम पे आपको क्या लिखना है, यूनिट वेक्टर अलोंग ओपी। ठीक है, हाँ भाई, ओपी का यूनिट वेक्टर किस जगह पर आएगा, जब t पाई बाई 4 होगा। तो ओपी का यूनिट वेक्टर आपके पास, ठीक है, क्या लगा होगा, ए कैप के साथ √2 प्लस में बी कैप के साथ √2, ये तो लग जाएगा। इसको ध्यान से देखो भाई, फिर से देख लो, ओपी वेक्टर कितना था, ए कैप कॉस टी प्लस में बी कैप साइन टी। ये किसी भी पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, जब पी पॉइंट चल रहा है। आपने कहा जब हमारी लेंथ मैक्सिमम आई है वो उस टाइम पर आई है जब टी पाई बाई 4 रहा है। ठीक है, उस टाइम पे अगर मुझे यूनिट वेक्टर निकालना है तो टी की वैल्यू पाई बाई 4 रखनी है पहले। तो टी की वैल्यू पाई बाई 4 रखने पर ये आ गया। क्या ये है आंसर में,
कितना आएगा? हाँ ये अपने आप में देखो ओपी वेक्टर एट उस पे ओपी वेक्टर जो है वो इतना आ गया आपके पास, ए कैप प्लस में बी कैप बाई √2। ठीक है, क्या √2 ही मेरा ए कैप प्लस बी कैप का मैग्नीट्यूड होगा? नॉन को लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर है, डायरेक्ट लिख दूं मैग्नीट्यूड तो यूनिट वेक्टर से। इसको अगर नहीं हो रहा तो ठीक है, तो आप ऐसे लिख लो ना, ए कैप प्लस बी कैप। ठीक है, मान लो ये मेरा ओपी वेक्टर आया था, मैंने मान लिया इसको कि ये ओपी वेक्टर आया था। ठीक है, इसको अगर मुझे यूनिट वेक्टर बनाना है, मान लिया ये ओपी वेक्टर आया था किस टाइम पे? जब आपकी इसकी वैल्यू मैक्सिमम थी, ओपी की लेंथ मैक्सिमम थी, उस टाइम पे आपका टी π/4 था, टी π/4 मैंने यहां रखा तो ओपी वेक्टर ये निकल आया। अब अगर आपको इसका यूनिट वेक्टर निकालना ही पड़े, आप वो नहीं हो रहे कि भाई पता नहीं यूनिट वेक्टर कितना आएगा, तो आप इसको ऐसे ही तो लिखोगे कि ओपी का कैप जो होगा वो ओपी वेक्टर डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी। ठीक है, तो ओपी वेक्टर तो मेरे पास लिखा हुआ ए कैप प्लस बी कैप अपॉन √2। इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा? इसका मैग्नीट्यूड लेने जाऊंगा मैं, तो देखो यहां पे 1/√2 तो बाहर निकलेगा, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप प्लस बी कैप, भाई इसी का तो मैग्नीट्यूड लेंगे, ये तो बाहर निकल आएगा। इसमें √2 से √2 कट जाएगा, आपके पास कितना निकल कर आएगा? ए कैप प्लस बी कैप अपॉन मैग्नीट्यूड में ए कैप। इस फॉर्म में दिया है ना आंसर। अगर आप डायरेक्ट नहीं सोच पा रहे हो कि हाँ √2 ही उसका मैग्नीट्यूड होगा, इसको मैं डायरेक्ट मैग्नीट्यूड में ए कैप प्लस बी कैप लिख लूं, तो आप क्या करो, आप इसको मानो कि ये ओपी वेक्टर था जब t = π/4 था, इसका यूनिट वेक्टर लिखना है तो इस वेक्टर को डिवाइड कर दूं इसके मैग्नीट्यूड से। इसके मैग्नीट्यूड को लिखने का तरीका, वेक्टर लिखने का तरीका ये, मैग्नीट्यूड के इसका मैग्नीट्यूड का सिंबल रहने दिया, और 1/√2 बाहर आ गया, ये दोनों कट गए, वो आ जाएगा आंसर। कौन सा माइनस? हाँ डायरेक्ट करेंगे तो माइनस वाला भी हो सकता है, लेकिन हाँ बात सही कह रहे हो, लेकिन a प्लस बी तो आ ही चुका है। हाँ हाँ वो तो ठीक है, बात सही। ऐसे करके कर लेना कि t = π/4 पे क्यों निकाला, कि जिस टाइम पे मैक्सिमम लेंथ मिल रही होगी उस टाइम पे यूनिट वेक्टर निकालना था। मैक्सिमम लेंथ मिल रही है, अब t = π/4 है। आपको अगर ये वेक्टर लिखना है, t पे डिपेंड कर रहा है, आपने t की वैल्यू π/4 पुट कर दी, ये आ गया। इसका यूनिट वेक्टर अगर मुझे निकालना है तो ऐसे निकालूंगा, ऐसे मैंने यूनिट वेक्टर निकाल दिया। मेरे ख्याल से इतनी बात में परेशानी नहीं रही होगी। अगला क्वेश्चन दो। ठीक है, देखना भाई थोड़ा बड़ा क्वेश्चन, जल्दी जल्दी लिखो। इफ ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर 3 नॉन जीरो नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स एंड एक b1 वेक्टर डिफाइन हुआ मेरे पास। b1 वेक्टर कितना आया? बी वेक्टर माइनस में b डॉट ए के साथ लगा हुआ है a वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड में a का स्क्वायर। ठीक है, और एक b2 वेक्टर डिफाइन हुआ, कितना दे रखा है? b वेक्टर प्लस में b डॉट ए के साथ a अपॉन मैग्नीट्यूड में a का स्क्वायर। ठीक है, और एक आपके पास c1 वेक्टर लिखा हुआ है, c1 वेक्टर वो कितना दे रखा है मुझे? c माइनस में c डॉट ए अपॉन मैग्नीट्यूड में c का मैग्नीट्यूड में a का स्क्वायर के साथ यहां पे लगा हुआ है a। ठीक है, प्लस में आपके पास b डॉट c के साथ लगा हुआ है b1 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड में c का स्क्वायर। b1 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड में c का स्क्वायर। ठीक है, वाह, अरे अभी देखो c2 वेक्टर भी तो डिफाइंड है, c2 c वेक्टर माइनस में c डॉट a। अगर इसमें इतना से मैंने गलत लिख दिया, अगर लिख दिया तो क्या होगा सोचो, माइनस में b1 डॉट c b1 का स्क्वायर। ठीक है, फिर आपके पास c3 वेक्टर इज इक्वल टू c माइनस, मैं चेक कर लूंगा, परेशान मत हो। ठीक है, गलत नहीं होगा ये, c3, अभी c4 भी आना है, b डॉट c मैग्नीट्यूड में c का स्क्वायर। ठीक है, c4 वेक्टर इज इक्वल टू, भाई आईआईटी ने पूछा है क्वेश्चन, c डॉट a। वो हिम्मत तोड़ रहे हैं आपकी क्वेश्चन बड़ा बड़ा करके।
यहाँ हिम्मत टूटनी शुरू हो गई, क्या लिख दिया पता नहीं, क्या आ गया ये। अब क्वेश्चन में है कुछ नहीं, मैग्नीट्यूड में आप वेक्टर के क्वेश्चन में आप ये मानना ही मत कि मुश्किल क्वेश्चन चाहे वो कितनी बड़ा लिख के दे दें। ठीक है, अब उसके बाद अब ये आए ऑप्शन, देन द सेट ऑफ ऑर्थोगोनल वेक्टर्स इज, ऑप्शन बहुत बढ़िया है हमारे पास। ए, अरे अब कंफ्यूज कर दिया तुमने मुझे। हाँ देख रहा, C2 में तो नीचे B1 है ना, ये इसकी बात कर रहे हो ना, क्या करे जा रहे हो? अरे रुको रुको, अभी रुको, क्यों परेशान हो रहे हो और क्यों परेशान हो रहे हो? ठीक है, मैं क्वेश्चन लिखने दो, मैं सही करवा दूंगा, अभी क्यों परेशान हो अभी देख के एक सेकंड में। ए वेक्टर, B1 वेक्टर और C3 वेक्टर, बी ऑप्शन आपके पास, A B1 C3, सी ऑप्शन आपके पास A B1 C1, A B1 C1, ठीक है, ये B1 है, ये भी B1 है, और यहाँ पर A B2, अच्छा नहीं, सिंगल करेक्ट है। कहाँ गए भाई मेरे नोट्स, कहाँ हैं, देख लूँ मैं उसमें जरा। हाँ भाई देखो, B1 वेक्टर हमारे पास लिखा है B माइनस बी डॉट ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर इंटू ए हो रहा है। B2 वेक्टर लिखा है B प्लस बी डॉट ए अपॉन मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है। C1 वेक्टर मेरे पास लिखा है C डॉट ए के साथ ए लगा हुआ है अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, प्लस बी डॉट सी के साथ B1 लगा हुआ है अपॉन सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, C1 ठीक लिखा है। C2 C माइनस सी डॉट ए मैग्नीट्यूड का ए का स्क्वायर B1 डॉट सी, यहाँ पर B1 नीचे मैग्नीट्यूड में B1 का स्क्वायर, सब जगह C2 में B1 लिखा है, कोई परेशानी नहीं है। C3 C माइनस सी डॉट ए सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर B डॉट सी B1, ठीक है, और मैग्नीट्यूड में C का स्क्वायर, ठीक है। C4 की वैल्यू C माइनस सी डॉट ए सी का स्क्वायर B डॉट सी के साथ लगा हुआ B1, हाँ सही है, सब सही है। ऑप्शन भी चेक कर दें एक बार, A1 B1 C3, A1 सॉरी A B1 C3, A B1 C2, दोनों ऑप्शन सेम लिख दिए थे मैंने, अच्छा C2, उधर C3 लिखा था, वहां भी C3 लिख दिया था, दोनों तरफ सेम ऑप्शन हो गए थे। सी ऑप्शन A B1 C1, ठीक है, और A B2 C2, वाह, A B2 C4, ठीक है। सी ऑप्शन में A B1 C1 है, A B1 C1, बिल्कुल बिल्कुल, नहीं हो जाता इस साल काम अजीब तरीके का हो गया ना वहां पे, उसके पास टाइम नहीं है दादा इतने टाइप करने का। और उसमें क्या है कि आईआईटी में तो ईयर वाइज दे रखे ना, अगर स्कैन करवा देंगे तो फिर आपको इस क्वेश्चन पे उस क्वेश्चन पे जाओ फिर, ठीक है। मेरे पास जो क्वेश्चन लगे हुए हैं वो टॉपिक वाइज लगे हुए हैं, जो मैंने अलग से निकाल के लिखे हैं, ठीक है। फिर उसके अंदर देखोगे, ठीक है। खैर इधर आ जाओ भाई, क्वेश्चन देख लो। ये कह रहे हैं सेट ऑफ ऑर्थोगोनल वेक्टर, मतलब ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर रहने चाहिए, वो तीनों आपस में परपेंडिकुलर हो जाने चाहिए, ठीक है। इनमें से कौन सा वाला ऑप्शन आएगा आपका, ये पूछ रहे हैं। पहला वाला चेक कर लूं क्या? अच्छा, ए और B1 के बारे में, ए बी सी आर, ठीक है, मैंने ए और बी ले लिया, देखो एक से नहीं समझना। ये रहा आपके पास ए वेक्टर और ये रहा आपके पास बी वेक्टर, ठीक है। मुझे बताओ ये जो लिखा हुआ है B1 वेक्टर आपके पास,
ये बी में से क्या चीज घट रही है, बी में से ये प्रोजेक्शन वेक्टर लिखा हुआ ना बी का ए पर, बी का ए पर प्रोजेक्शन वेक्टर है, बी में से वर्टिकल कंपोनेंट आया, इसका मतलब B1 की जो डायरेक्शन होगी वो ये होगी, ये किसकी डायरेक्शन है आपके पास, B1 का। आपको पता चल गया ए और B1 परपेंडिकुलर है, ए और B1 परपेंडिकुलर, ए और B1 यहां पड़ा है, ए और B1 वहां पड़ा है, ए और B1 यहां पड़ा है, तीनों पड़े हुए भाई ए और B1, दिख रहा है ना, ठीक है, तीन ऑप्शन में, इस ऑप्शन के अंदर ए और B2, एक बार इसको भी चेक कर लेता हूं कि ए और B2 में क्या हो रहा है। B2 बताओ क्या दे रखा है, ये बी वेक्टर में प्रोजेक्शन को ऐड किया है इन्होंने, ठीक है, B2 में क्या किया, बी वेक्टर में प्रोजेक्शन को ऐड किया, देखो ये आया आपके पास ए वेक्टर, ये आया आपके पास बी वेक्टर, ठीक है, ये आया आपके पास प्रोजेक्शन वेक्टर, ये आया ना मेरे पास, ये प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ बी ऑन ए, यही तो आएगा, ठीक है। आराम से देखना क्या दे रखा है आपके पास B2, कि बी वेक्टर में ऐड किया है इन्होंने प्रोजेक्शन वेक्टर, ऐड किया है, अगर सबट्रैक्ट किया जाता तो वर्टिकल कंपोनेंट हो जाता, अगर ऐड किया गया है तो B2 जो है वो इसका और इसका रिजल्टेंट होगा कि नहीं होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट होगा, अरे रिजल्टेंट होगा, ठीक है, रिजल्टेंट देखो इनका रिजल्टेंट कैसा आएगा भाई, ऐसा आएगा इनका रिजल्टेंट, ऐसी तो आएगा, ये था बी वेक्टर, ये था हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, इनका रिजल्टेंट दे रखा है इन दोनों का ऐसा है, क्या ये एक परपेंडिकुलर है, एक परपेंडिकुलर तो नहीं आएगा, ठीक है, नॉट परपेंडिकुलर टू ए, ठीक है, ये आपका B2 आया था, ठीक है, ये आपका B2 आया था। आपने कहा कि ए वेक्टर इज नॉट परपेंडिकुलर टू B2 वेक्टर, जैसे ये दोनों परपेंडिकुलर नहीं हुआ आपको सेट ऑफ ऑर्थोगोनल निकालने थे, ऑप्शन कट गया, अब आपको C4 चेक ही नहीं करना, C4 गया, ठीक है, अब आपको चेक करना है कि ए B1 के साथ एक बार C3 करोगे, एक बार C2 करोगे, एक बार C1 करोगे, ठीक है भाई, पहले C1 के साथ चेक कर लूं, C1 वेक्टर की जो वैल्यू आई है वो कितनी दे रखी है मुझे, C माइनस में C डॉट ए अपॉन मैग्नीट्यूड में ए का स्क्वायर, यहां पर लगा हुआ ए वेक्टर, प्लस साइन में यहां लगा है B डॉट सी अपॉन मैग्नीट्यूड में C का स्क्वायर, और यहां पर B1 वेक्टर, ये तो दे रखा है, ठीक है, ध्यान से देखना भाई, आपको क्या निकालना है, आपको ऑर्थोगोनल चेक करना है, पहले मैं चेक कर रहा हूं A एंड C1, अरे ये कुछ ये इसमें क्या निकालोगे, प्लस वो नहीं उसमें देखो, अगर आपको ऑर्थोगोनल, देखो इसमें बात समझना, इतने बड़े वेक्टर में अगर आपको ऑर्थोगोनल चेक करना है, इसका मतलब अगर ये दोनों ऑर्थोगोनल हुए तो हर हाल में A डॉट C1 कितना आएगा, 0 आएगा, अगर परपेंडिकुलर हुए तो ये दोनों 0 आएगा ना, सेट ऑफ ऑर्थोगोनल है, ये 0 आने वाला है, अगर ये 0 आएगा तो आपने क्या किया कि यहां पर C1 लिखा हुआ है, मैंने A का डॉट लगा दिया उसके साथ, A का डॉट इसमें हर सब जगह लग जाएगा, इसमें सब जगह लग जाएगा A का डॉट, कोई परेशानी तो नहीं, ठीक है, यहां पे बताओ मुझे A डॉट C1 लिखा है, A डॉट C लिखा है, ये कुछ वैल्यू लिखी हुई है, ये तो कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट है ना भाई, ये मैग्नीट्यूड है, B डॉट C अपने आप में स्केलर क्वांटिटी मैग्नीट्यूड, ये A और B1 अभी भी निकाला है, कैसे हैं, परपेंडिकुलर हैं, जैसे ही पता चला कि ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, आपने कहा कि ये तो चला गया पार्ट 0 में, ठीक है, अच्छा ये A डॉट A कितना होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ A का स्क्वायर, नीचे मैग्नीट्यूड ऑफ A का स्क्वायर पड़ा, ये दोनों तो कट गए आपके पास, ये A डॉट C लिखा है और ये A डॉट C लिखा है, कितना आ गया, ये 0 आ गया, अरे A के साथ ही तो परपेंडिकुलर है वो, और A के साथ B1 परपेंडिकुलर, लेकिन B1 और C1 परपेंडिकुलर है कि नहीं, तीनों आपस में ये ऐसे हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए तीनों, सेट ऑफ ऑर्थोगोनल वेक्टर का मतलब, अच्छा ये लिख लो चाहो तो, सेट ऑफ ऑर्थोगोनल वेक्टर का मतलब कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए, तो आपको यहां से पता चल गया कि A परपेंडिकुलर है भैया C1 के, A परपेंडिकुलर है C1 के, और A परपेंडिकुलर है B1 के, अब B1 और C1 को चेक कर ले, चेक करें ना B1 और C1 को, ये लिखा था आपके पास C1 इज इक्वल टू C माइनस में C डॉट A, ठीक है, अपॉन मैग्नीट्यूड में अच्छा मैं B1 को मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं, आप मुझे बताओ यहां पे अगर मैं चेक कर दूं, अगर यहां पे B1 का डॉट करूंगा, देखो यहां पर जब मैं B1 का डॉट करूंगा
एक तो यहां करूंगा जब B1 का डॉट, तो A डॉट B1 जो निकल कर आएगा परपेंडिकुलर है, ये वाला टर्म तो जीरो, ठीक है। यहां B1 का डॉट करूंगा, मैग्नीट्यूड में B1 का स्क्वायर, यहां पे मैग्नीट्यूड में C का स्क्वायर, यहां पर C डॉट B1 लिखा हुआ है, ठीक है। आपके पास ये निकल कर आया, देखो C1 डॉट B1 की वैल्यू कितनी निकल कर आई आपके पास, C डॉट B, ठीक है, प्लस में आपके पास B डॉट C, ठीक है। यहां पर आपके पास मैग्नीट्यूड में B1 का स्क्वायर अपॉन मैग्नीट्यूड में C स्क्वायर, ये निकल कर आया कुछ। अगर B डॉट C को कॉमन निकाल लूं मैं, B डॉट C को कॉमन निकाल लूं मैं, तो यहां से आपके पास निकल कर आया 1 प्लस मैग्नीट्यूड में B1 का स्क्वायर और यहां पर मैग्नीट्यूड में C का स्क्वायर। क्या एक और टर्म तो अभी तो दिखाया वहां पर, तुम देख नहीं रहे थे क्या, कि जब मैं यहां पर B1 करूंगा तो B1 जब यहां डॉट होगा तो A डॉट B1 परपेंडिकुलर, ये वाला टर्म तो हट गया, ये वाला टर्म तो हट गया। बताओ B डॉट C कितना आएगा, अगर B डॉट C के तो कुछ नहीं कर सकते हम, वो तो तीन नॉन कोप्लेनर है। ये अपने आप में वैल्यू पता है आपको कि अपने आप में नॉन जीरो वैल्यू होगी, क्योंकि कुछ दे तो रखा नहीं है इसके बारे में, ठीक है। तो जीरो लेके चल नहीं सकते, तो B डॉट C1 B1 डॉट C1 की वैल्यू आपके पास नॉट इक्वल टू जीरो आ गई। और अगर ये जीरो के बराबर नहीं आई, इसका मतलब ये दोनों परपेंडिकुलर नहीं हुए आपस में, ये दोनों परपेंडिकुलर नहीं हुए, इसका मतलब ये ऑप्शन कट गया, सी ऑप्शन कट गया। तो देखना, तो इसीलिए जल्दी देखना है, ठीक है। ए और B1 ये तो परपेंडिकुलर, ए और C2 को देख लूं जरा एक बार, ए और मैं यहां देख दूंगा, ए और C2 को देखो, यहां पर ए और C2 को, ये A डॉट C बनेगा, ठीक है। जब ए का डॉट ले रहा हूं ये A डॉट C बनेगा, ठीक है। यहां पर आपके पास आएगा ए का डॉट, ए का स्क्वायर, ये कट जाएंगे, ये A डॉट C और A डॉट C कट जाएगा, ठीक है। ए का यहां पर डॉट लूंगा, ए और B1 का डॉट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसका मतलब एक इसके परपेंडिकुलर आ रहा है, आपका C2 के परपेंडिकुलर आ रहा है, आ गया। ए इज परपेंडिकुलर टू C2। अब किसको देखना है आपको, ए B1 के परपेंडिकुलर था, ए C2 के, B1 और C2 को देखना है। आओ C2 के साथ देखते हैं, यहां पर आप चाहो तो पूरा पूरा लिखना, B1 और C2। यहां पर क्या मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं मैं, B1, यहां पे जब मैंने B1 का डॉट लूंगा तो देखो ये B1 डॉट C बन जाएगा, यहां A डॉट B1 बनेगा, ये A और B1 परपेंडिकुलर, ये फिर से जीरो, यहां पर आपके पास ये B1 डॉट B1 बनेगा, ठीक है। ये B1 से B1 कट गया स्क्वायर, ये B1 डॉट C और यहां पर भी, यहां पर B1 का B1 डॉट C प्लस का और माइनस का आपस में क्या होंगे, कैंसिल करेंगे, तो आपका B डॉट C2 कैसा आ गया, जीरो आ गया। B1 डॉट C2 सॉरी, B1 डॉट C2 जीरो आ गया। इसका मतलब B1 आपका कैसा है, परपेंडिकुलर है C2 के। अब ये तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो गए, और क्या चेक करोगे फिर, सिंगल करेक्ट का, A B1 C2। नीचे देखो, आप लिख लेना ठीक से, देखो ऑर्थोगोनल वेक्टर में चेक क्या करना था, बस इस पे ध्यान देना था। लिखो लिखो, नहीं नहीं नहीं, यहां निकाला है देखो, यहाँ के B1 क्या दे रखा है, B1 दे रखा है मुझे A का B पर वर्टिकल प्रोजेक्शन, मतलब B माइनस करके A और B1 परपेंडिकुलर आ गए। यही तो मैंने तो किया है, मैंने तो उसमें दिखा दिया ना कि कौन सा जीरो कहां आ रहा है, C2 इंटू B1, A डॉट C2 जीरो। अरे यहां बताया ना, यहां समझाया है, A डॉट C2, देखो A का डॉट करोगे, फिर से बता देता हूं, ठीक है। A डॉट C बनेगा यहाँ पर, यहाँ A का डॉट होगा तो A डॉट ए मैग्नीट्यूड ऑफ A का स्क्वायर काट देंगे, ये तो कट गया, ठीक है। और A डॉट B1 आपको पता है B1 और A कैसे हैं, परपेंडिकुलर है, ये तो पहली चीज निकाली है। ये A डॉट B1 तो लिख लो, A और B आपस में परपेंडिकुलर है, ऐसे लिख लो A डॉट B1। अरे छोट अच्छा ही नहीं लगेगा तुम्हारी राइटिंग में, तुम लिख दोगे तो कैसे दिखेगा, ऐसे लिखो इतने कि हाँ A B1 के परपेंडिकुलर, सब में आपको यही चेक करना है,
ठीक है, अगला वाला देख लो जल्दी जल्दी, ऐसे करके चेक किया गया। अच्छा, कोई ऐसा क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा ऐसा लग रहा था, लेंदी लगेगा, लेकिन आप वही मल्टीप्लाई कर लोगे। सिर्फ आपको ये चीज निकालनी है, ये चीज के B1 और A परपेंडिकुलर है। B1.C2 0 आ रहा है, वहीं पे चेक कर लेना C2 के साथ B1 का। ठीक है, आगे आए, क्वेश्चन हो गया। ठीक है, आओ आओ भाई, ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड क्वेश्चन। नहीं पढ़ना है क्या? परेशान क्यों हो रहे हो फिर? छोड़ दूं टॉपिक पूरा? नहीं, क्रॉस में आना है तो डायरेक्ट क्रॉस शुरू कर देते हैं यहाँ से। मैं क्रॉस के बाद तो 3D लिख दूं अभी यहाँ पे। लो, 3 डायमेंशन ज्योमेट्री शुरू हो गया, अगर जल्दी शुरू करवाना है। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड क्वेश्चन में देखना भाई, पहले क्वेश्चन हमारा एक बेस्ड क्वेश्चन होता है, ठीक है, यूजिंग वेक्टर्स, वेक्टर का यूज करते हुए खास तौर से, ये नहीं कि हम उससे कर देंगे, वेक्टर्स में डॉट प्रोडक्ट होगी। ठीक है, प्रूव दैट, क्या प्रूफ करना भाई? पहली चीज, ठीक है, लिख देता हूं पहले कि भाई ट्राइंगल की बात हो रही है, ट्राइंगल एबीसी में ए इज इक्वल टू बी कॉस सी प्लस में सी कॉस बी। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट का यूज करते हुए, कॉस ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर अपॉन 2bc। तीसरा, समेशन के अंदर कॉस 2a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस में 3/2 किसी ट्राइंगल एबीसी में। ये चीज मुझे वेक्टर के साथ चाहिए, इनको प्रूफ करने में जो प्रोसेस लगेगा ना, वो आपके लिए काम का प्रोसेस है। ठीक है, वो प्रोसेस आपको वो सारे प्रोसेस देखने होते हैं कि हाँ ऐसे ऐसे यूज करते हैं हम। ठीक है, सीधे ट्रिग्नोमेट्री लिख दी है बस कि हाँ ये प्रूफ करो वेक्टर्स, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का बेस क्वेश्चन में भी ट्राइंगल एबीसी में, अगर आपके पास ट्राइंगल एबीसी दे रखा है तो आपके पास बढ़ने के लिए सबसे बढ़िया तरीका ये होता है कि आपने ट्राइंगल एबीसी में आपने मान लिया लेट कि ये जो साइड है, ए साइड है, ये बी साइड है, ये सी साइड है, ये साइड रिप्रेजेंट हो रही है ए वेक्टर से, ये साइड रिप्रेजेंट हो रही है बी वेक्टर से, ये साइड रिप्रेजेंट हो रही है सी वेक्टर से। मतलब यहां से शुरुआत करेंगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर कितना आ रहा है? 0। कि ट्राइंगल ऐसा है, ठीक है, उसके अंदर आपको पता है ना कि यूजुअल नोटेशन है, ये ए क्या है? साइड कौन सी वाली है? ए के ऑपोजिट वाली साइड, ये बी के ऑपोजिट वाली साइड और सी के ऑपोजिट वाली साइड। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास, यहां से शुरुआत करेंगे। यहां से शुरुआत करने में पहला स्टेप वेक्टर से करने के लिए क्या लोगे? ट्राइंगल की तो कंडीशन लिख दी वहां पर मैंने, ट्राइंगल की तो कंडीशन लिखी हो ए प्लस बी प्लस सी। वेक्टर और कहां से लाओगे? ट्राइंगल की तीनों साइड का वेक्टर मान लिया मैंने, तो ये ट्राइंगल की कंडीशन बनी, और तो कोई कंडीशन भी नहीं आ रही। ठीक है, आपको डॉट प्रोडक्ट यूज करना है। डॉट प्रोडक्ट यूज करने में बात ध्यान देना यहां पर कि यहां पर कॉस सी चाहिए, कॉस बी चाहिए, मुझे ये टर्म चाहिए। मैंने क्या किया? डॉट विथ ए कर दिया, पूरे का डॉट विथ ए वेक्टर के साथ डॉट कर रहा हूं। ठीक है, ये वाला एंगल देखो, क्यों किया ए वेक्टर के साथ डॉट? देखना भाई, ए वेक्टर और जो बी वेक्टर के बीच का एंगल है वो सी के पास वाला है कुछ, ये वाला एंगल है ना वो, मतलब ये सी होगा तो ये पाई माइनस सी हो जाएगा, ऐसा होगा। और जो ए वेक्टर और सी वेक्टर के बीच का एंगल है वो बी है। आपको चाहिए था कॉस सी में और कॉस बी में, ये तो कॉस चाहिए था आपको, कॉस सी और कॉस बी चाहिए था। वो किन के बीच में एंगल आ रहा है? ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में, और ए वेक्टर और सी वेक्टर के बीच में। तो इसका ए के साथ डॉट करना है, इसका भी ए के साथ डॉट करना है, तो पूरे का ए के साथ डॉट कर दिया। ये सोचते हुए जब आपने ए के साथ डॉट किया पूरे का, तो देखो यहां पर आपके पास मैग्नीट्यूड में ए का स्क्वायर आ गया, प्लस में आपके पास ए डॉट बी आ गया, प्लस में आपके पास ए डॉट सी आ गया, इज इक्वल टू 0। इतनी बात में तो कोई परेशानी नहीं। ये मैग्नीट्यूड में ए का जो स्क्वायर है, ये वाली साइड की लेंथ को स्मॉल ए लिखा गया है भाई, वेक्टर नहीं है अभी साइड की लेंथ है। ठीक है, इसको मैंने लिख दिया ए स्क्वायर। ए डॉट बी को क्या लिखूंगा? मैग्नीट्यूड में ए लिख दिया यहां पर,
मैग्नीट्यूड में b लिख दिया। ए और बी के बीच का जो वेक्टर का एंगल है, अगर ये वाला एंगल सी है मेरे पास, ये वाला एंगल, तो ये कितना है पाई माइनस सी। इस पे ध्यान देना है, ये एंगल सी है तो वेक्टर के बीच का एंगल पाई माइनस सी है। आपके पास कॉस के अंदर पाई माइनस सी आया, प्लस में आपके पास यहां मैग्नीट्यूड में ए और यहां पर आया मैग्नीट्यूड में सी। और ए और सी, ए वेक्टर और सी वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो अगर ये वाला एंगल बी था तो ये वाला एंगल पाई माइनस बी है, कॉस के अंदर पाई माइनस बी। ध्यान दो, इस पर ध्यान दो, मुझे पता है ये चीज आपको आती है, इसका प्रोसेस आपको पता होना चाहिए कि डॉट लेना है एक के साथ। एक काम हम ये कर सकते हैं कि एक के साथ डॉट लेके स्टार्टिंग करें, ठीक है। यहां मेरे पास ए स्क्वायर आ गया, देखो ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए साइड की लेंथ, ये बी की लेंथ, इनको ए और बी लिखने जा रहा हूं, तो देखो ये आएगा ए स्क्वायर माइनस में ए बी कॉस सी। कॉस पाई माइनस सी कितना होगा, माइनस कॉस सी निकलेगा। ये तो ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला तो सबको पता है, रिडक्शन फॉर्मूला सॉरी। ये माइनस में हो गया ए सी और यहां पर आ गया कॉस बी इज इक्वल टू 0। आपकी ए स्क्वायर की वैल्यू निकल कर आई ए बी कॉस सी प्लस में ए सी कॉस बी, ठीक है। यहां आपने क्या किया, ए से ए काट दिया, ए इज इक्वल टू बी कॉस सी प्लस में सी कॉस बी। कौन सा प्रोजेक्शन फॉर्मूला सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल का, यहां से प्रूफ हो गया। क्या, हाँ कल लगभग सारे हो जाएंगे। तो ज्योमेट्री तो इससे हो ही जाती है, पूरी पूरी ज्योमेट्री हो जाती है वेक्टर से। तो अगला वाला बताओ, अगला वाला तो आपको कोसाइन रूल करना है प्रूफ। ये ए, ये बी, ये सी, ठीक है। ये आपके सामने लिखा हुआ है ए वेक्टर, ये लिखा हुआ है बी वेक्टर और ये लिखा हुआ है मेरे पास सी वेक्टर। फिर बात वहीं पर आ रही है कि ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर प्लस में सी वेक्टर शुरू करूंगा, मुझे कॉस ए निकालना है। ये कॉस ए की वैल्यू देखो जो आती है, कॉस ए की वैल्यू कहां गई, कॉस ए की वैल्यू ये आएगी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये साइड के स्क्वायर आ रहे हैं, साइड के स्क्वायर आ रहे हैं। स्क्वायरिंग तो करी जाएगी, लेकिन स्क्वायरिंग करने से पहले इज इक्वल टू 0 है ना। ये बी प्लस सी को मैंने लिख लिया माइनस में ए, और यहां पे स्क्वायरिंग कर दी है, इसको इसका इसी के साथ डॉट ले लिया और उसका माइनस ए का माइनस ए के साथ डॉट ले लिया। आपने यहां पर स्क्वायरिंग कर दी। स्क्वायरिंग का मतलब है कि खुद के साथ डॉट ले लिया दोनों तरफ, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास मैग्नीट्यूड में, ये बी प्लस सी का स्क्वायर लिख देता हूं इसको मैं, और इसको मैं माइनस ए का स्क्वायर लिख देता हूं, ठीक है। ये निकल कर आएगा मेरे पास मैग्नीट्यूड में बी का स्क्वायर प्लस में मैग्नीट्यूड में सी का स्क्वायर प्लस में 2 बी डॉट सी के साथ, ठीक है, कॉस ए। बी और सी के बीच का एंगल कॉस ए है क्या, कॉस ए तो नहीं लग रहा उसके बीच का एंगल। अरे ये देखो ना, ये एंगल ए है, तो ये कितना है बी और सी के बीच का एंगल, डॉट कहां खोला है अभी, अभी बताने से। यहां पे क्या निकल कर आया, मैग्नीट्यूड में ए का स्क्वायर, ठीक है, ये निकला है। अब इसको यहां 2 टाइम्स मैग्नीट्यूड में बी मैग्नीट्यूड में सी और कॉस के अंदर कितना आएगा, पाई माइनस ए इज इक्वल टू, अरे यहां पे लिखा हुआ है प्लस में आपके पास, यहां लिखा हुआ है बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर और माइनस में ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको मैंने बी साइड थी, ये सी साइड थी, वो ए साइड थी, उसको मैं इधर ले आया माइनस में ए स्क्वायर, ठीक है। हाँ ये क्या है मेरे पास, कॉस पाई माइनस ए, माइनस का कॉस ए निकलेगा उधर चला जाएगा, तो अगर लिखा हुआ है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2bc कॉस ए, ठीक है। यहां से कॉस ए की जो वैल्यू आई, ये सब काम की चीज नहीं है, ये तो अब आपको आता ही है। आपके पास काम की चीज क्या थी यहां पर, कि आपने ये डिसीजन लिया और फिर स्क्वायरिंग करी, ये डिसीजन और फिर स्क्वायरिंग करी। पिछले वाले में ये काम नहीं किया था, पिछले वाले में देखो क्या किया है कि ये लेकर आपने डॉट वे तय किया, ठीक है। ये डिसीजन, ये अलग अलग काम जो होते हैं ये आपको समझ में आने चाहिए। तीसरा वाला बताओ जल्दी से, समेशन ऑफ कॉस 2। अगर आपका ट्राइंगल एबीसी है, ठीक है, ट्राइंगल एबीसी, तो एबीसी के अंदर तो कहीं 2a बनता नहीं है। आप पहले ये सोचो कि ये समेशन कॉस 2a का मतलब क्या है, क्या पूछ रहे हैं ये लिखा पूछा कॉस 2a प्लस में कॉस 2b प्लस में कॉस 2c। एक तो पहले इसका फॉर्मूला पता है क्या आपको, कंडीशनल आइडेंटिटी जो थी, अगर a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई है तो इसका फॉर्मूला क्या है,
इतनी बुरी हालत मत रखो। हाँ फॉर कुछ फॉर्मूला बना दिया। तो कंडीशनल आइडेंटिटी के भाई पूरे 8 फॉर्मूले पढ़ाए हैं पूरे इसके। बिल्कुल एकदम सफेद झूठ शुरू कर दिया। ठीक है, -1 -4 कॉस ए कॉस बी कॉस सी। तुमने क्या बोला था? 3/2। कहीं कैसे याद है वो? 3/2 कहां से याद है? ठीक है, एक फॉर्मूला अगर यहां पर cos a प्लस cos b प्लस cos c होता तो 4 टाइम्स sin a/2 sin b/2 sin c, वहां तो by2 आता, अभी कहीं पे तो आता by2, यहां तो कहीं by2 ही नहीं आ रहा। ठीक है भाई, ये याद होना चाहिए, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, खास तौर से इस चीज में कि ये वाला फॉर्मूला आपके पास ऐसे बन जाता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में। माइनस में 2xyz इज इक्वल टू 1। मैंने क्वेश्चन कराया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में, आईटीएफ में क्वेश्चन करवाया है कि ये कन्वर्ट हो जाएगा मेरे पास 1 - 2 साइन स्क्वायर 1 इनवर्स में कन्वर्ट हो गया, फिर एक्स निकल आएगा। खैर कोई बात, कुछ कर ही नहीं सकते। फॉर्मूले भी लिखवाए उस टाइम पे, सब नहीं लिखवाए हैं लेकिन हाँ 4 तो लिखवाए हैं। ठीक है, सब नहीं लिखवाए। इसके अंदर 10 वाले फॉर्मूले होते हैं। 10 वाले याद है? 10C 10B 10C। वो तो मैंने बताया है, ठीक है, वो तो क्लास में वो क्या याद करके आए 11 से उसमें। ठीक है, उसके अलावा भी 10 के फॉर्मूले हैं कि समेशन के अंदर 10a/2 10b/2 की वैल्यू 1 होती है, समेशन के अंदर cot a cot b की वैल्यू 1 होती है, समेशन के अंदर cot a/2 इज इक्वल टू प्रोडक्ट के अंदर cot a/2। ठीक है, वो फॉर्मूले होते हैं। सारे लिखवाए, 8 के 8 लिखवाए हैं। ये वाले लिखवाए जो उसमें यूज था वो लिखवा दिया, उन्हें तो पढ़ रखा है, इसी कॉपी में लिखे हुए सारे एक एक करके। खैर पहले तो ये फॉर्मूला पता, ठीक है, अब बात तो सुन लो। अच्छा, ये cos 2a ये होता है, आपको पता है ट्राइंगल के अंदर तो एबीसी होते हैं, ये तो होता ही नहीं है ट्राइंगल के अंदर। मैं 2a का एंगल ट्राइंगल में बनाना चाह रहा हूं, देखना। ठीक है, मुझे बताओ ट्राइंगल के अंदर 2a का एंगल कहां बनता है? आपको ये बात भी पता होनी चाहिए कि ये तो 10 से पता होनी चाहिए कि ट्राइंगल के अंदर अगर एक एंगल है तो 2a कहां बनेगा। मैं पता नहीं क्या बोल रहे हो, सबके नाम होते हैं। देखो 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 सुनो, ठीक है, ये तारे सितारे मत दिखाओ मुझे, ठीक है, यूं कर रहे हो। ठीक है, मुंह से बोलो कि कौन सा सर्कल, आराम से पहले अंदर सोच लो कौन सर्कल कि 2a का एंगल। सरकम सर्कल, सरकम सर्कल आया ट्राइंगल कहां, उसमें क्या करूं? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कि अगर ये वाला एंगल मेरे पास, ये ए बी और सी, अगर ये एंगल मेरे पास ये है, यहां पर सरकम सेंटर होगा, तो यहां पे जो एंगल बनकर आएगा वो कितना बनकर आएगा मेरे पास? 2a। बात समझ में आ रही है? ठीक है, मैंने, ठीक है, अच्छा यहां पर जो एंगल बनकर आएगा वो कितना होगा? 2b, और यहां पर जो एंगल बनकर आएगा वो कितना होगा? 2c। ठीक है, इनको मान लिया गया आज, देखो इनको माना मैंने कि ये वाला आपके पास ए के सब तरफ जाता हुआ ये ए वेक्टर है, ये आपके पास बी वेक्टर है, और ये आपके पास सी वेक्टर। ये तो कहीं नहीं दिया कि साइड्स की लेंथ है एबीसी। आपको तो ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्री प्रूफ करनी है, आप किसी को भी एबीसी मान लो। ठीक है, ये सरकम सेंटर से निकलता हुआ ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर और ये सी वेक्टर। कोई परेशानी तो नहीं? अब आपको यहां से पता होगा कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ ए हो जाएगा, और जो मैग्नीट्यूड ऑफ बी हो जाएगा, और जो मैग्नीट्यूड ऑफ सी हो जाएगा, वो सबके सब कितने हो जाएंगे? आपके आर हो जाएंगे, रेडियस ऑफ द सरकम सर्कल। इसमें इस आर में तो लिखना ही नहीं चाह रहा मैं इसको। कैपिटल आर में। तो करें क्या फिर? क्या निकाल के लाना है आपको? आपको तो कॉस में कन्वर्ट करना है। इसका मतलब इनका डॉट होना चाहिए आपस में, इनका डॉट होना चाहिए, इनका डॉट होना चाहिए। जरा ए प्लस बी प्लस सी के बारे में बता दो क्या है। तीनों वेक्टर बाहर की तरफ जा रहे हैं यहां से, बराबर मैग्नीट्यूड के तीनों वेक्टर। क्या आएगा? 0 आ जाएगा कि नहीं आएगा, ये बताओ। अरे कहां खो गए?
परेशानी में लग रहे हो। बी प्लस सी का कुछ यहां पर -a के बराबर मैग्नीट्यूड आ जाएगा। नहीं, ए प्लस बी प्लस सी एक पॉइंट से तीनों सेम मैग्नीट्यूड के वेक्टर बाहर निकाल लें, उनका सम 0 आएगा। अरे आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, नहीं तो -a को इस डायरेक्शन में बना लो। नहीं, -a को इस डायरेक्शन में बना लो और b प्लस सी की वैल्यू देख लो। खैर चक्कर में फंसूंगा ही नहीं मैं कि a प्लस बी प्लस सी सेम पॉइंट से बाहर निकल रहे हैं। तो करंट अगर बाहर निकल रहा है, सोचो अगर तीन तरफ से बराबर, तो केसीएल क्या कहता है कि इस पॉइंट पर, अरे तुम वो तो नहीं बराबर होता है, खैर छोड़ो उसको, छोड़ो। एक्सटर्नल पॉइंट से केसीएल याद नहीं आ रहा क्या? अरे किरचॉफ इसमें नहीं, लेकिन इसके पीछे एक बात होती है, रुको। ये तब होता है, मैंने एक स्पेशल केस में ले लिया, ये मैं उस स्पेशल केस पे जाना नहीं चाह रहा, जब ये तीनों एंगल 120 डिग्री के हों, 120 डिग्री 120 डिग्री 120 डिग्री, तब उनका प्रोजेक्शन बराबर बैठेगा। ठीक है, तो इसको नहीं लेके चल रहे, ये स्पेशल केस बन जाता है इज इक्वल टू 0 जब आपका ये 2a इज इक्वल टू 2b इज इक्वल टू 2c हो जाएगा 120 डिग्री के हो जाएगा। लेकिन इक्वलिटी ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, मैं उसको नहीं लेना चाह रहा हूँ इक्वलिटी ट्रायंगल को, तो मैं दूसरी तरफ शुरू कर रहा हूँ। मुझे तो इनइक्वालिटी प्रूफ करनी है, इससे तो मेरी इक्वालिटी आ जाएगी। इससे पता क्या आ जाएगा, अगर मेरे पास ये 60 डिग्री के एंगल बन जाएंगे तो इज इक्वल टू 3/2 आ जाएगा, -3/2 इज इक्वल टू आ जाएगा ना, -3/2। ठीक है, उसकी बात ही नहीं करनी है हमको, तो इनइक्वालिटी करनी है। मैंने यहां पर a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर लेके ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लिख दिया। इसको होगा कि नहीं होगा? इक्वल टू 0 तब होगा जब ये एबीसी इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, a वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यहां से शुरुआत कर रहे हैं, ये शुरुआत आपको, ये एक और शुरुआत अलग से आई समझ। अरे 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 अरे, वो a प्लस बी साइड होती हैं, ये साइड नहीं है, ये साइड नहीं है। इसमें तो इसलिए परेशानी हो रही थी कि हाँ अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल हुआ वो, तो ये सब एंगल बराबर बराबर हो जाएंगे, ये बराबर हो जाएंगे, तो बराबर मैग्नीट्यूड के एंगल अगर बराबर एंगल पे निकलेंगे वेक्टर तीनों, तो यहां पे जो होगा 0 हो जाएगा तीनों रिजल्टेंट। तो ये ट्रायंगल नहीं बनेगा, फिर ये कल वाली गलती हो रही है, ये ट्रायंगल नहीं बनेगा। इस टाइम पे बी और सी के बीच का एंगल कितना है? 2 है। आपके ट्रायंगल में बी और सी के बीच का एंगल कितना हो जाएगा? ए। वो वाला ट्रायंगल नहीं बनेगा, उस ट्रायंगल की बात हो रही है अभी एबीसी की। ठीक है, आओ देख लो आराम से। ठीक है, यहां से a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर ग्रेटर देन 0, बताओ क्या लिखूं यहां पर? मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर प्लस में मैग्नीट्यूड में b का स्क्वायर प्लस में मैग्नीट्यूड में c का स्क्वायर प्लस में 2 टाइम्स आपके पास a डॉट b प्लस में b डॉट c प्लस में c डॉट a। ठीक है, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। जल्दी जल्दी देख लो। ठीक है, इसको पॉजिटिव ले लिया मैंने, पॉजिटिव ही होता है हमेशा स्क्वायर। यहां से आपने ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कर लिया। इसकी वैल्यू आपको पता है कितनी आने वाली है? इसकी वैल्यू आने वाली है मेरे पास 3r स्क्वायर। भाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए रेडियस 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 ऑफ द सर्कम सर्कल 3r स्क्वायर। ठीक है, ये आपने लिख दिया यहाँ पर 3r स्क्वायर प्लस में 2 टाइम्स, देखना यहाँ पर क्या आएगा, r स्क्वायर के साथ कॉस a और b के बीच का एंगल बताओ। a वेक्टर बाहर की तरफ जा रहा है, b वेक्टर बाहर की तरफ जा रहा है, कितना आ रहा है यहाँ पर? कॉस c निकल कर आ रहा है। ठीक है, r स्क्वायर के साथ कॉस c प्लस में यहाँ पर r स्क्वायर के साथ कॉस a प्लस में यहाँ पर r स्क्वायर के साथ कॉस b। ठीक है, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। आपने क्या किया, r स्क्वायर कॉमन निकाल के हटा दिया, आपके पास cos c प्लस में cos b प्लस में cos a की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू -3/2 आ गई। सॉरी, हाँ c क्यों लिख दिया मैंने इसको, हाँ 2c और यहाँ पर 2a और यहाँ पर 2b, जल्दी में गड़बड़ होती है। समेशन के अंदर cos 2 है। ध्यान से देखते हैं ना कि इनइक्वालिटी क्योंकि प्रूफ करनी थी, इसलिए इनइक्वालिटी से स्टार्टिंग करी, इनइक्वालिटी से स्टार्टिंग करी, उसे ओपन कर दिया, ओपन करने के बाद r को निकाल के बाहर हटा दिया, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -3/2। -3/2 से बड़ी आती है। ठीक है, अब तीनों की वैल्यू अगर 120 डिग्री हो जाती, जो हम लेना चाह रहे थे 120 डिग्री, तो 120 डिग्री पे ये भी -1/2 आता, वही -1/2 -3/2, इक्वालिटी आ जाती। जो मैं केस लेने जा रहा था उसके अंदर आपका ट्राइंगल इक्विलेटरल बनता और वो बराबर बराबर एंगल पे जाते, तब उनका रिजल्टेंट 0 हो जाता है। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक, ये तो बेसिक क्वेश्चन था अभी इसका, ये बात दिखाने के लिए कि हाँ ये मेथड लग सकते हैं। ठीक है, आओ क्वेश्चन पे आओ इसके।
कहाँ गया क्वेश्चन? क्वेश्चन देखना, फिर मैं आपको मेथड समझाता हूँ ट्रिग्नोमेट्री करने का। लेट x, y बिलोंग्स टू R सच दैट, किस तरीके से कि 2 sin x sin y प्लस में 3 cos y प्लस में हमारे पास 6 cos x sin y। फाइंड। ट्रिग्नोमेट्री से कैसे करोगे ये बताओ पहले तो। आप ट्रिवेक्टर से तो आपसे भी होगा नहीं, ट्रिग्नोमेट्री से बताओ कैसे होगा। उसकी वैल्यू 7 है, tan स्क्वायर x प्लस tan स्क्वायर y। tan स्क्वायर x बनाना है। कैसा क्वेश्चन आ गया ये? ठीक है, ये अपने आप में वो 7 दे रखा है, ये कुछ प्रोडक्ट दे रखा है 7। किसको कॉमन लेंगे? साइन वाई को कॉमन ले लिया, चलो साइन वाई को कॉमन ले लिया अगर मैंने, तो 2 sin x प्लस 6 cos x, 2 sin y को कॉमन ले रहा हूं मैं, चलो sin x प्लस 3 cos x। फिर बताओ, 3 cos y लिखा हुआ है, tan स्क्वायर और वहां tan स्क्वायर x भी, ये भी नहीं कि हाफ एंगल होता है यहाँ पर x/2, तो यहाँ पे चलो हाफ एंगल में कन्वर्ट कर लेते हैं। cos का अगर मैं यहां पर डिवाइड लगा दूं cos x का, तो ये tan x बन जाएगा, cos x cos y का, तो ये tan x tan y बन जाएगा। ठीक है, और यहां पर क्या बन जाएगा मेरे पास, यहां पर cot बन जाएगा, क्योंकि tan x का भी डिवाइड लगा हुआ है, tan x का डिवाइड लगा हुआ है, ऐसे यहां पर कुछ वो तो कट जाएंगे, 6 बनाएंगे। cos x और sin y का अगर डिवाइड लगा दिया जाए, नहीं ये तो मैं ट्रिग्नोमेट्री से कह रहा हूं आपसे, ये ट्रिग्नोमेट्री से करना नहीं है यहां पर। ठीक है, आप ट्रिग्नोमेट्री में समझ में भी नहीं आ रहा है करें क्या क्या। √10 वो वाला cos y नीचे वाला, उसकी में इसकी वैल्यू तो आ रही है कितनी, √10, 2√10 हो गई। अरे क्या कर दिया, 2√10, अच्छा 2√10 sin बन गया और ये cos y बन गया। उसकी क्या ले ली तुमने, मैक्सिमम वैल्यू, पहले उसकी मैक्सिमम वैल्यू ली फिर उसकी मैक्सिमम वैल्यू ली। ठीक है, सबकी मैक्सिमम वैल्यू मतलब x की, मतलब sin x की जिस वैल्यू मैक्सिमम हो जाए, प्लस 3 cos x कहां मैक्सिमम होता है, π/4 पे। कहां पे, वहां sin y है, वहां cos y होता तो कर देते। 2 sin x sin y कौन सा फॉर्मूला होता है? तुम इसे कन्वर्ट करना चाह रहे हो प्रोडक्ट को सम में, उसे भी कर सकते हैं प्रोडक्ट को सम में, x प्लस y में आ जाएगा। हाँ बताओ कितने कितना आया वो, π/4 आएगी। अरे π/4 पे तो मिलता है मैक्सिमम, √2 जो मिलता है आंसर, π/4 यहां पुट करूंगा कितना आ जाएगा वहां, और 2 कितना, 3 होना चाहिए आंसर, बहुत बढ़िया होगा, 3 होगा अगर आंसर। sin x प्लस cos x होता है वो तो, हाँ किस जगह पर होता है मैक्सिमम, बहुत ट्रिग्नोमेट्री वो उसमें चलेगा एकदम से, हाँ निकल तो आएगा। ठीक है, आंसर निकालने के लिए कुछ भी, मैं उसका एकदम आसान तरीका बताता हूं कि देखो अब समझना नोट। ठीक है, इन क्वेश्चंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है कैसे क्वेश्चन हो, ठीक है कि आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है, के साथ यहां पर कोई और कांस्टेंट लगा हुआ है, कोई और कांस्टेंट लगा हुआ है, तो मैं वेक्टर में ब्रेक करने की कोशिश कर रहा हूं। तो देखो वेक्टर में ब्रेक करूंगा अगर मैं ए वेक्टर को लिख लूं, समझना ये अपने आप में ये जो एक्सप्रेशन दिया होता है इसको आप डॉट प्रोडक्ट मानते हो कि वो डॉट प्रोडक्ट लिखा हुआ है, वो डॉट, ये जो एक्सप्रेशन दे रखा है ये डॉट प्रोडक्ट लिखा हुआ है। ए वेक्टर को मैंने माना 2i कैप प्लस में 3j कैप प्लस में 6k कैप, और बी वेक्टर को मैंने माना यहां पर sin x sin y, ठीक है, i कैप प्लस में आपके पास cos y के साथ j कैप प्लस में आपके पास
कॉस एक्स साइन वाई के साथ के कैप। ठीक है, अगर मैं ये मानूंगा तो जो आपका टर्म दे रखा है वो ए डॉट बी दे रखा है, देखो ए डॉट बी दे रखा है, तो इस तरीके से मानना है आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ये जो गिवन टर्म होता है ये आपका डॉट प्रोडक्ट इज गिवन। ठीक है, आप ऐसा अज्यूम करोगे कि ये हमारा डॉट प्रोडक्ट दिया। किसका किसका डॉट प्रोडक्ट दिया? ट्रिग्नोमेट्री को अलग करो, कांस्टेंट को अलग करो, कांस्टेंट का अलग वेक्टर बनाओ, ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन का अलग वेक्टर बनाओ। ठीक है, तो यहां पर क्या दे रखा है आपको? ऐसा अगर दिया हुआ तो इफ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इज गिवन, लीनियर कॉम्बिनेशन दे रखा है मैंने अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का, देन यूज वेक्टर मेथड। ठीक है, अगर लीनियर कॉम्बिनेशन दे रखा है, लीनियर कॉम्बिनेशन समझते हो, देखो ये रहा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एक, ये रहा दूसरा, ये रहा तीसरा, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे, उनका लीनियर कॉम्बिनेशन एडिशन दे रखा है इसमें, तो आपको वेक्टर, आपको दो वेक्टर मानने हैं ऐसे करके। ठीक है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट आप ऐसा अज्यूम करोगे कि जो मुझे ये लीनियर कॉम्बिनेशन दे रखा है ये एक डॉट प्रोडक्ट है। ये डॉट प्रोडक्ट देखो, आई क्या यहां होगा 2 sin x sin y 3 cos y प्लस 6 cos x sin y, आपने ऐसा अज्यूम कर लिया। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे रखा। हाँ भाई जरा बता दो, ए डॉट बी की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? 7 दे रखा। कितना आया तुम्हारा आंसर? तो 1/5 लिखा हुआ है। देखते हैं, नहीं अप्रोच तो ठीक लग रही है, देखते हैं क्या होता है। ए डॉट बी की वैल्यू 7 दे रखी है, ठीक है। ए डॉट बी की वैल्यू अगर आपको 7 दे रखी है, जरा मैग्नीट्यूड ऑफ ए बता देना कितना है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए आएगा आपके पास 7, देखो ना मैग्नीट्यूड ऑफ ए 7 आएगा। अच्छा, और आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना आएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ बी अंडर रूट के अंदर साइन स्क्वायर एक्स, यहां पर आएगा साइन स्क्वायर वाई, प्लस में यहां पर कॉस स्क्वायर वाई, प्लस में यहां पर कॉस स्क्वायर एक्स और यहां पर साइन स्क्वायर वाई, ये तो आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अच्छा, इस वाले टर्म में से और इस वाले टर्म में से देखो, ये तो पहला और आखिरी टर्म है, अगर मैंने साइन स्क्वायर वाई को कॉमन लिया तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बचेगा। ठीक है, क्या होगा लिख दूं क्या यहाँ पर, साइन स्क्वायर वाई को अगर मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ पर साइन स्क्वायर प्लस में कॉस स्क्वायर बचेगा और प्लस में कॉस स्क्वायर वाई लिखा हुआ है, तो ये वाली वैल्यू तो कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। फिर साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस स्क्वायर वाई आएगा, वो भी 1 आ जाएगा। ये 1 आ गया भाई, इतनी बात है, परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, देख लो। अब समझना बात कि अगर कोई आपसे पूछ रहा है कि ए डॉट बी, ठीक है, मैंने बोल दिया कि थीटा नाम का कोई एंगल किसके बीच में लग रहा है, पता तो है नहीं। ए और बी दो वेक्टर हैं, उसके बीच में कोई थीटा नाम का एंगल है। ए डॉट बी की वैल्यू कितनी निकल कर आए? 7 दे रखी है ना इन्होंने, तो आपको पता है ये निकल कर आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और यहां पर कितना निकल कर आएगा? कॉस थीटा की वैल्यू 7 दे रखी है, मतलब 7 कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 7 आ गई। यहां से कॉस थीटा की वैल्यू 1 हो गई, उसका मतलब थीटा कितना हो गया? 0 डिग्री। जैसे ही आपको पता थीटा 0 डिग्री है, इसका मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर कैसे हो गए? पैरेलल हो गए। और अगर ए और बी पैरेलल हो गए, इसका मतलब ए को बी के स्केलर मल्टीपल में लिखा जा सकता है। अरे ऐसे ही तो लिख दिया जा सकता है। अगर ऐसा लिखा जा सकता है, आपको पता है आपसे कि इनके कंपोनेंट्स प्रोपोर्शनल होंगे, कंपोनेंट्स आर प्रोपोर्शनल। कंपोनेंट्स आर प्रोपोर्शनल में एक का कंपोनेंट आपके पास क्या लिखा हुआ था? साइन एक्स, साइन वाला ऊपर लिखूंगा मैं, साइन एक्स साइन वाई, साइन एक्स साइन वाई, ठीक है, अपॉन में कहां गया मेरा वेक्टर? अपॉन में 2 आएगा यहाँ पर, ठीक है, इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनल होने ना, कॉस वाई के नीचे 3 आएगा यहाँ पर, इज इक्वल टू कॉस एक्स साइन वाई के नीचे 7 आएगा यहाँ पर। ये आ रहा है? प्रोपोर्शनल होते हैं डिवाइड हो जाते हैं। क्या कर रहा हूं मैं? लेबनीज थ्योरम किस चीज में?
ठीक है, यहां से देखो ना, साइन एक्स साइन वाई की वैल्यू इज इक्वल टू 2k, कॉस वाई की वैल्यू इज इक्वल टू 3k, और कॉस एक्स साइन वाई की वैल्यू इज इक्वल टू 7k। ये निकला है, मैं तो के मेथड लगाया, बेसिक रेशियो प्रोपोर्शन लगा रहे हैं, कहां पता नहीं जा रहे हो। ठीक है, ये बताओ मुझे, अगर मैं इसको और इसको डिवाइड कर दूं, देखो आराम से कितना निकल आएगा। इसमें इसका डिवाइड निकाल, इसमें इसका डिवाइड लगा दूं। ठीक है, देखो भाई, ये पहली इक्वेशन थी, दूसरी इक्वेशन थी, मैंने किया 1/2। 1/2 कितना निकल आया, 10x निकल आया ना, इज इक्वल टू कितना आया, 2/7। वहां 6 है, अच्छा अच्छा, 6 है। ठीक है, ये 2/6 मतलब कितना आ गया, 1/3। तो 10x की तो वैल्यू निकाल रहे हैं आप। अच्छा, 10y की वैल्यू, मैं क्या करता हूं कि इन दोनों को डिवाइड करता हूं, इन दोनों को डिवाइड करते हैं। ठीक है, यहां से आपने क्या किया, इन दोनों को डिवाइड लगा दिया, 1 यहां निकल कर आएगा आपका साइन एक्स के साथ 10y इज इक्वल टू 2/3, ये निकल कर आएगा। अगर आप 10x की वैल्यू निकाल चुके हो, 10x की वैल्यू, तो आपको पता है यहां पे ट्राइंगल बना लिया जाए फौरन। ठीक है, ये एंगल अगर x हो गया, ये 1 है, ये 3 है, ये अंडर रूट में 10 होगा, ये अंडर रूट में 10 होगा। साइन एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1/√10। साइन एक्स की वैल्यू अगर ये आ जाएगी, तो यहां 1/√10 करूंगा, तो 10y की वैल्यू कितनी निकल आएगी, 2√10/, निकल आएगी कि निकल आएगी 10y की वैल्यू। आपको किसकी किसकी वैल्यू निकालनी थी, आपको 10² x और 10² y की ही वैल्यू चाहिए थी, आपने कर दिया स्क्वायर। 10² x प्लस में 2 10² y, 10² x कितना होगा, 1/9, प्लस में 2 इंटू 10² y, मतलब यहाँ 40/9। ठीक है, मतलब 80/9, मतलब 81/9 आ गया ये तो। ये कितना आंसर निकल आया, ये तो 9 निकल कर आया आंसर। यहाँ कितना लिखा हुआ है भाई आंसर में, 1/5 क्यों लिखा हुआ है इसमें। सही किया, गलत कर दिया। साइन एक्स के साथ 10y की वैल्यू 2√10 निकल कर आएगी, बिल्कुल ठीक है। 10² y की जो वैल्यू निकल कर आएगी आपके पास, वो 4 इंटू 10 40/9 आएगी, बिल्कुल सही है। 2 इंटू 40/9 मतलब 80/9, 81/9, सही है, सही है, एकदम सही है। देखो, एक ये स्टेप, थीटा 0 आते ही ये, और इसके बाद ये थीटा 0 आ गया, आप सोच रहे हो अब क्या करें आगे, अरे भाई थीटा 0 आ गया, पैरेलल हो गए वेक्टर। अब पैरेलल हो गए तो एक बात क्या होती है कि स्केलर मल्टीपल में लिखे जा सकते हैं, दूसरी बात क्या है कि कॉम्पोनेंट्स प्रोपोर्शनल है। सारी बात पढ़ाई जा चुकी है। किससे, उससे 9 आया था, मैक्सिमम वैल्यू। पाई² है, पाई² तो भैया वो हो गया, एक वैल्यू हुई, सेट को बिलोंग करता है ना, रियल नंबर के सेट को। नहीं, हमेशा ऐसा नहीं होगा, ये तो स्पेशल केस था कि मैक्सिमम में निकला आंसर। उसके अगर वो मैक्सिमम में नहीं निकलता ना, तो देखो आपको पता है कि cos थीटा की वैल्यू 1 आई है, इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी की वैल्यू, ए डॉट बी जो आ गया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड बी के बराबर आ गया। मैक्सिमम वैल्यू पे ये एनालिसिस हो पाई हमारी अभी जो वाली। सिर्फ यही एनालिसिस नहीं, और भी एनालिसिस हो सकती है, देखते हैं अभी। नहीं कोई बात नहीं, उसने अलग मेथड निकाल दिया, सही बात है, लेकिन स्पेशल केस पे निकला वो मैक्सिमम वैल्यू पे। क्वेश्चन के लिए, हर क्वेश्चन के लिए ऐसे निकाला जा सकता है कि आपने ये इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर तो निकल आएगा मैक्सिमम वैल्यू से, कोई परेशानी नहीं। अगर ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आया इस टाइप का, तो आंसर निकलेगा, चाहे उससे निकालो चाहे इससे निकालो। लेकिन मैं आपको एक मेथड सिखा रहा हूं यहां पर कि वेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए। कुछ परेशानी लग रही है तरुण, क्या हो गया, तो मैक्सिमम वैल्यू वाला देख रहे हो क्या। अरे मैक्सिमम वैल्यू पे इसने ये बताया है कि
नहीं, मैक्सिमम वैल्यू पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकाल ली और फिर जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकल कर आई उसका कोएफिशिएंट बना दिया। ठीक है, उसके बाद इसकी मैक्सिमम वैल्यू एक्स की किस वैल्यू पर निकली है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू एक्स की किस वैल्यू पे निकली है कि भाई इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू के लिए आपने किया कि साइन एक्स, एक सेकेंड, डिफरेंशिएट कर दिया cos x माइनस में 3 sin x, इसकी वैल्यू को 0 रख दिया, मतलब कि यहां से tan x की वैल्यू 1/3 पर आ गई। tan x की तो वैल्यू निकालनी थी, tan x की वैल्यू 1/3 है, मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है। इसी तरीके से ये किस जगह पर आपको मैक्सिमम वैल्यू देगा, y की किस वैल्यू के लिए। ठीक है, ये तब है जब मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, और मैक्सिमम वैल्यू आ रही है इसी वजह से ये पैरेलल है, इसी वजह से वो है कि अगर आप ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन को ट्रिग्नोमेट्री से करो तो कैसे करोगे, तो ऐसे करोगे मैक्सिमम मिनिमम वाले मेथड से, और अगर वेक्टर से करोगे तो ऐसे करोगे। अगला क्वेश्चन देखो भाई, इफ ए इज ग्रेटर देन 2, ठीक है, इन ट्राइंगल ABC, ए इज ग्रेटर देन 2, अ वेरिएबल एंगल, a variable angle is such that अंडर रूट में आपके पास a² - 4 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, tan A से, प्लस में आपके पास यहाँ पे लगा हुआ a tan B, प्लस में आपके लिखा अंडर रूट में a² + 4 और यहाँ पर आ रहा है tan C इज इक्वल टू 6a, देन मिनिमम वैल्यू ऑफ समेशन के अंदर tan² है। ठीक है, ये शुरुआत से बात होती आ रही है, 11th क्लास से मैं समझा रहा हूँ कि ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकलवा लेते हैं किसी चीज की, वो आपके सबसे काम में क्वेश्चन होते हैं कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के लिए। वो एग्जैक्ट वैल्यू पे तो बात ही नहीं करना चाहते, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकलवाते हैं, इनइक्वालिटी निकलवाने की तरफ, इसी तरफ बढ़ रहा है पूरे टेस्ट का पैटर्न। मिनिमम वैल्यू निकालनी है उसकी। ए मान लेंगे, बी मान लेंगे, a.b दे रखा है कुछ ट्राइंगल ABC में। वैल्यू ऑफ समेशन में tan² है और tan² प्लस tan² प्लस tan², इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है आपको। अ वेरिएबल एंगल इज सच दैट, ठीक है, कोई एक एंगल वेरिएबल हो रहा है उसके अंदर, एक की वजह से दूसरा भी हो रहा होगा। इस कंडीशन आपको दिख रहा है यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री लगी हुई है, ये अपने आप में लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का बराबर 6 है। ठीक है, मैंने एक मान लिया लिए एक्स वेक्टर मैंने माना अंडर रूट में, इसको ए इसलिए नहीं मान रहा क्योंकि ये पहले से दे रखा है, आई कैप प्लस में आपके पास ए जे कैप प्लस में आपके पास अंडर रूट में a² + 4 k कैप। ठीक है, और वाई वेक्टर मैंने मान लिया यहाँ पर tan A और आई कैप प्लस में यहाँ पर tan B और यहाँ पर जे कैप प्लस में यहाँ पर tan C और यहाँ पर k कैप। ठीक है, इस बात पे ध्यान देना आप कि जब तक आप उसमें चल रहे होते हो एनालिसिस में, रियल एनालिसिस जो चल रही होती है आपकी कैलकुलस और एल्जेब्रा, तब तक आपकी बात डिपेंड करती है इस पे कौन वेरिएबल है और कौन कांस्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे जो स्केलर है, यहाँ पर दो चीज हो जाती है कि वेक्टर है और स्केलर है। ठीक है, जो स्केलर है वो कांस्टेंट हो चाहे वेरिएबल हो, हमें मतलब नहीं है। अब दो अलग पार्ट में बढ़ गई दुनिया है, वेक्टर या स्केलर। ये वेक्टर है, वो स्केलर है, वो कांस्टेंट है कि वो वेरिएबल है, उससे मुझे मतलब नहीं है। एक कांस्टेंट अलग तरीके से ट्रीट होगा, अलग स्केलर माना जाएगा, और वेरिएबल अलग स्केलर नहीं। वेक्टर जब ट्रीट करेगा तो स्केलर को स्केलर की तरह ट्रीट करेगा, डॉट प्रोडक्ट में बाहर निकालेगा उसको। ठीक है, तो यहां पे x डॉट वाई कितना दे रखा है हमको, x डॉट वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है, 6a। ठीक है, मैग्नीट्यूड में x, इसकी वैल्यू ऐसे लिख देता हूं मैं, देखो x डॉट वाई की वैल्यू जो 6a वैल्यू है वो आप लिख सकते हो मैग्नीट्यूड में x, मैग्नीट्यूड में y, और यहां पर लग दिया मैंने cos थीटा, जहां पे थीटा मैं बोल रहा हूं किसके किसके बीच का एंगल है, x वेक्टर और y वेक्टर के बीच का। मैग्नीट्यूड ऑफ x कितना आने वाला है, a² - 4 प्लस में a² प्लस में a² + 4 का अंडर रूट, ये आएगा ना भाई मैग्नीट्यूड ऑफ x
इसका और इसका स्क्वायर का सम, ठीक है। और उसके बाद मैग्नीट्यूड ऑफ वाई कितना आने वाला है आपके पास, मैग्नीट्यूड ऑफ वाई आने वाला है आपके पास अंडर रूट के अंदर समेशन टेन स्क्वायर है। यही तो चाहिए मुझे, अंडर रूट के अंदर टेन स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर सी, इसके मैग्नीट्यूड की वैल्यू पूछ रहे हैं वो, कुछ मिनिमम वैल्यू। कोई परेशानी तो नहीं है इसके अंदर, ठीक है। और यहां पर क्या लगा हुआ है आपके पास, कॉस थीटा, वैल्यू किसके बराबर है यहाँ पर 6a के, ठीक है। यहां से 4 से 4 कट गया आपके पास, ये निकल कर आया a√3, ठीक है। साथ में लगा हुआ है कॉस थीटा, और यहां पर लगा हुआ है अंडर रूट के अंदर आपके पास समेशन में टेन स्क्वायर है, ठीक है। और ये लगा हुआ है 6a, a से a कट गया, ठीक है। देखो यहां क्या लगा हुआ है, ये लगा हुआ है 2√3 अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर बराबर किसके, समेशन में टेन स्क्वायर है। क्या हो गया, कोई परेशानी तो नहीं हो रही इसके अंदर, टेन स्क्वायर है। यहां से कितना निकल कर आया, समेशन के अंदर टेन स्क्वायर एक ही जो वैल्यू निकल कर आई आपके पास, वो निकल कर आई 12 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अब मुझे बताओ, अगर मुझे इसकी वैल्यू चाहिए मिनिमम, इसकी वैल्यू अगर मुझे मिनिमम चाहिए, तो जो इसकी वैल्यू इसके बराबर है, मतलब मुझे इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए। इसकी मिनिमम वैल्यू कब मिलेगी, जब कॉस स्क्वायर कैसी वैल्यू देगा, मैक्सिमम वैल्यू। कॉस स्क्वायर जब मैक्सिमम वैल्यू देगा, ये पूरी वैल्यू अपने आप में मिनिमम व्हेन डिनोमिनेटर इज मैक्सिमम, व्हेन डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर मैक्सिमम कब होगा, जब कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो मिनिमम वैल्यू आई कितनी इसकी, टेन स्क्वायर है, कितनी आ गई, मिनिमम वैल्यू 12। अच्छा, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 हुई, ऐसे मान लेता हूँ कॉस थीटा की वैल्यू भी 1 है, थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पर, 0 डिग्री आ रही है। फिर कैसे वेक्टर आया आपके पास, दोनों पैरेलल, फिर दोनों वेक्टर कैसे निकले, पैरेलल वेक्टर्स। बात समझ में आ गई इसके अंदर, कोई परेशानी तो नहीं है। यहां पर आपका डॉट प्रोडक्ट खत्म होता है, ब्रेक लेते हैं, उसके बाद शुरू करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। अब ये देखो आगे, डॉट प्रोडक्ट हमारा खत्म हुआ, आगे शुरू करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। यहां चीज थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, अगर क्रॉस प्रोडक्ट पे क्वेश्चन आया है तो मुश्किल क्वेश्चन होता है थोड़ा, रिलेटिवली बहुत मुश्किल नहीं, लेकिन थोड़ा मुश्किल, ठीक है। तो इसका मेन पर्पस जो है, यूज्ड व्हेन, ठीक है, वी नीड टू फाइंड परपेंडिकुलर वेक्टर टू टू गिवन वेक्टर्स, ठीक है। जब हम परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना हो किसके, दो गिवन वेक्टर के, तो आप किसका यूज करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट का यूज करते हैं, ठीक है। क्या चीज हुई क्रॉस प्रोडक्ट के, अगर मेरा ए वेक्टर लिखा हुआ है यहां पर a1 i कैप प्लस में a2 j कैप प्लस में a3 k कैप, और मेरे पास बी वेक्टर लिखा हुआ है यहां पर b1 i कैप प्लस में b2 j कैप प्लस में b3 k कैप, ठीक है। आप क्रॉस प्रोडक्ट जब निकालोगे, ठीक है, तो जो ये a क्रॉस b आएगा निकल के, इसकी जो वैल्यू निकल कर आती है, वो निकल डिटर्मिनेंट बनाएंगे हमारे पास i कैप j कैप और k कैप। पहली रो में i कैप j कैप k कैप लिखोगे, दूसरी रो में आप a के कंपोनेंट लिखोगे a1 a2 और a3, और तीसरी रो में होगा b1 b2 और b3, ठीक है। ये रो बना के देती है आपको, मतलब आपके पास निकल कर आएगा यहां से i कैप के साथ a2 b3 माइनस में a3 b2, कर लोगे भाई, ठीक है। ये निकल कर आता है, ये आपका क्रॉस प्रोडक्ट होता है। जैसे हमारा डॉट प्रोडक्ट क्या था कि वो समेशन में a1 b1, ठीक है। ये डिटर्मिनेंट होता है इसका कि आईजे के यहां लिखा, आईजे के अगर आ रहा है आपको पता है तीनों में आईजे के आएगा, इसका आंसर वेक्टर निकल कर आता है, इसीलिए वेक्टर प्रोडक्ट कहा जाता है, आंसर इज वेक्टर, आंसर इज वेक्टर, ठीक है। उसके बाद समझना कि अपने आप में जो डायरेक्शन ली जाएगी वो ऐसे ली जाएगी कि ये मेरा ए वेक्टर आया और ये आपका बी वेक्टर आया, ठीक है। एक प्लेन में बनाए, कहाँ गए पेन, हटा दिएगा, ये बहुत बढ़िया है, किसी ने हटा दिया, खैर ठीक है। ये ए वेक्टर आया और ये बी वेक्टर आया, तो आपको राइट हैंड थंब रूल लगाना है कि अगर ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, आप अगर ए क्रॉस बी लगा रहे हो तो ए से बी की तरफ जा रहे हो, अगर आप ए क्रॉस बी लगा रहे हो तो थंब दिखाएगा आपको कि किसकी डायरेक्शन है, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन है। अगर आप ए क्रॉस बी लगा रहे हो,
अगर आप बी क्रॉस ए लगा रहे हो तो ये बी था ये था, बी से ए की तरफ आओगे राइट हैंड में, तो थंब का डायरेक्शन दे रहा है नीचे की तरफ, तो बी क्रॉस ए आएगा। ये आपके पास ऊपर की डायरेक्शन में यहां पर ये ए क्रॉस बी आएगा, ठीक है, क्योंकि आप ए से कहां जा रहे हो, बी की तरफ जा रहे हो, थंब की डायरेक्शन ऊपर है। और जब आप बी से ए की तरफ आओगे इधर, तो नीचे डायरेक्शन, ये एक ही प्लेन में बने हुए, ऊपर नीचे नहीं है, ठीक है। ये डायरेक्शन आएगी बी क्रॉस ए की, परपेंडिकुलर दोनों के, ठीक है। ऐसे ये परपेंडिकुलर दोनों के, परपेंडिकुलर, ये किसकी डायरेक्शन हुई, बी क्रॉस ए, ठीक है। तो अगर फिंगर्स आप कर्ल करा रहे हो एक वेक्टर दूसरे वेक्टर की तरफ ए क्रॉस बी में, तो थंब डायरेक्शन देगा आपको ए क्रॉस बी की, ठीक है। तो क्या बात हुई कि ए क्रॉस बी आपका इस परपेंडिकुलर टू, ठीक है, ऐसे लिखेंगे ए क्रॉस बी हमारा परपेंडिकुलर, ये वेक्टर परपेंडिकुलर होता है ए वेक्टर के, एंड साथ साथ ए क्रॉस बी आपका परपेंडिकुलर वेक्टर होता है किसके, बी वेक्टर के, दोनों के परपेंडिकुलर। ऐसी बी क्रॉस ए भी दोनों के परपेंडिकुलर होगा। इन दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है, मैग्नीट्यूड तो सेम होता है लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है। ए क्रॉस बी, ठीक है, माइनस साइन लगाई देता हूं यहां पे कि अगर आपको बी क्रॉस ए लिखना है तो उसकी डायरेक्शन रिवर्स है किसके, ए क्रॉस बी के। वेक्टर तो सेम ही है, मैग्नीट्यूड तो सेम ही आएगा, डायरेक्शन रिवर्स हो गई, रिवर्स हो गई, माइनस लग गया बाहर, ठीक है। छोटा सा क्वेश्चन देख लो जल्दी से, प्रैक्टिस के लिए निकालेंगे। अगर मेरा ए वेक्टर दे रखा है माइनस में 3 आई कैप, प्लस में जे कैप, माइनस में 2 के कैप, ठीक है, और मेरा बी वेक्टर दे रखा है इज इक्वल टू आई कैप प्लस में जे कैप प्लस में के कैप, फाइंड टू वेक्टर्स that are orthogonal to A and B। ए और बी दोनों के ऑर्थोगोनल हो, तो जो वेक्टर दो वेक्टर के ऑर्थोगोनल दे रखा है वो परपेंडिकुलर, वो उन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन में होगा। तो हम दो ही वेक्टर निकालें, क्रॉस प्रोडक्ट ही निकाल देते हैं डायरेक्ट। तो आपको पता है इन दोनों के परपेंडिकुलर इनका क्रॉस प्रोडक्ट होगा। आपने यहाँ पर लिखा आई कैप, यहाँ पर लिखा जे कैप और यहाँ पर के कैप। यहाँ ए के कॉम्पोनेंट -3, यहाँ 1 और यहाँ -2, यहाँ 1 1 और 1, ठीक है। वैल्यू कैसे निकाल के लाओगे, डिटरमिनेंट ओपन कर लेंगे, पहली रो से ओपन करना, हमेशा आसानी रहेगी। पहली रो से आपका आई कैप का कोफिशिएंट लग जाएगा, जे कैप का कोफिशिएंट लग जाएगा, के कैप का। तो एक्सपेंशन हमेशा कहां से करना, रो 1 से, एक्सपेंशन रो 1 से, रो 1 से। आई कैप के साथ आपके पास लगकर आया 1 + 2, माइनस में जे कैप के साथ आपके पास लगकर आया -3 + 2, प्लस में के कैप के साथ आपके पास लगकर आया -3 -1, कितना आया आपका 3 आई कैप प्लस में जे कैप -4 के कैप। ये वो वेक्टर है एक जो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर, एक ये होगा और एक क्या होगा आपके पास, बी क्रॉस ए। बी क्रॉस ए की वैल्यू कितनी होगी, माइनस साइन के साथ 3 आई कैप प्लस में जे कैप -4 के कैप। बी क्रॉस ए क्या होता है, ए क्रॉस बी का, माइनस साइन के साथ, ए क्रॉस बी को माइनस साइन के साथ लिख दो, ठीक है। सिर्फ डिटरमिनेंट सॉल्व किया है, कुछ नहीं किया है, ठीक है। आपके रिक्वायर्ड वेक्टर आ गए, कोई परेशानी नहीं इसमें, ठीक है। प्रॉपर्टीज देखो भाई, ठीक है। प्रॉपर्टीज में पहली प्रॉपर्टी आपके पास कि ए क्रॉस बी की वैल्यू बराबर होती है माइनस में बी क्रॉस ए के। इसका मतलब ये अपने आप में एंटी कम्यूट होते हैं, एंटी कम्यूटेटिव लिख देता हूं, ठीक है। मतलब कम्यूटेटिव नहीं होते, नॉट कम्यूटेटिव। या फिर आपसे पूछा जाए कि अगर ए क्रॉस बी की वैल्यू जैसे डॉट में होता था, क्या वो ऐसा होता है कि बी क्रॉस ए के बराबर होती है, बिल्कुल नहीं होती, ठीक है। ये नहीं कि आपने कहीं भी ए क्रॉस बी लिखा उसे बी क्रॉस ए लिख दिया, ऐसा नहीं कर सकते, माइनस साइन लगाना पड़ेगा अगर लिख रहे हो तो। दूसरी चीज मेरे पास, अगर ए जो है आपका क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है बी + सी के साथ, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ठीक है, तो ये प्री मल्टीप्लायर है, जैसे मैट्रिक्स में बताया था प्री मल्टीप्लायर है। अगर ये प्री मल्टीप्लायर है तो बी से पहले लगेगा ए क्रॉस बी लगेगा, ठीक है, और प्लस में आपके पास ए क्रॉस सी लगेगा, डिस्ट्रीब्यूट तो होगा। और अगर आपके यहाँ पे क्या है, प्री मल्टीप्लायर, सेम लाइक मैट्रिसेस। और अगर यहां पर आपके पास ए प्लस ए ऐसे लगा हुआ है, बी + सी के साथ आपके पास ए का क्रॉस यहां लगा हुआ है अगर आपके पास, तो ये पोस्ट मल्टीप्लायर है, बी क्रॉस ए लिखा जाएगा, बी मल्टीप्लाई होगा ए के साथ, बी क्रॉस ए, ठीक है। और यहां पर अगर प्लस में सी क्रॉस ए ऐसे करके लिखा जाता है।
ये क्या है आपका पोस्ट मल्टीप्लायर, ये बाद में लगा हुआ है, अलग अलग तरीके से करना। डॉट प्रोडक्ट में कोई परेशानी नहीं थी, आप ऐसे यहां डॉट लगाओ तो ए डॉट बी लिख देते थे, लेकिन यहां मत लिखना, यहां पर बी क्रॉस ए लग कर आएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव होता। ठीक है, तीसरी चीज कि अगर आपके पास ए के साथ डॉट ले लूं मैं ए क्रॉस बी का, ठीक है, तो ए क्रॉस बी जो वेक्टर है ये अपने आप में मान लो कोई आर वेक्टर है या कोई सी वेक्टर है, ये सी वेक्टर जो है किसके परपेंडिकुलर है, ए के परपेंडिकुलर है, और ये ए वेक्टर है ये उसके परपेंडिकुलर वेक्टर है, दो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ले रहे हो, कितना निकल कर आएगा, 0। ठीक है, यहीं पर अगर आपके पास ए क्रॉस बी का डॉट किसके साथ ले लिया जाए, बी के साथ ले लिया जाए, वो भी 0 आएगा, बी के भी परपेंडिकुलर होता है, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अरे तीसरी थी, चौथी कि अगर आपका के मल्टीप्लाई हो रहा है ए क्रॉस बी के साथ, वही सेम प्रॉपर्टी है, तो कि के ए के साथ कर दो क्रॉस प्रोडक्ट में, ठीक है, या फिर आप ए वेक्टर ऐसे लिख दो और के किसके साथ लिख दो, बी के साथ। इसका मतलब ये है कि कांस्टेंट को मैं अगर कांस्टेंट ए के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है बाहर निकाल सकते हैं, कांस्टेंट अगर बी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है उसे भी बाहर निकाल सकते हैं हम, दोनों। ठीक है, इसको मैं इंपॉर्टेंट डाल के मैंने आज तक नहीं लिखवाया, लिखवाई तो हर साल है, लेकिन लेग्रांज आइडेंटिटी है। ठीक है, लेग्रांज आइडेंटिटी जो होती है उस पर 2020 में आईआईटी ने क्वेश्चन पूछ दिया, उससे पहले कभी नहीं पूछा था लेग्रांज आइडेंटिटी पे। ठीक है, क्या होती है लेग्रांज आइडेंटिटी के ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और आपके पास ए डॉट बी का जो स्क्वायर होता है उसकी वैल्यू आपके पास मैग्नीट्यूड में ए का स्क्वायर और मैग्नीट्यूड में बी का स्क्वायर हो जाती है। ठीक है, ये कहलाती है लेग्रांज आइडेंटिटी। लेग्रांज आइडेंटिटी, ठीक है, आपको पता है ना ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये कितना आएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन निकाल लूंगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर आना है। ठीक है, तो लेग्रांज आइडेंटिटी इस पे ये प्रॉपर्टी लगवा ली है, ये तब यूज होती है कि आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, आपको डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू पता है, आपको मैग्नीट्यूड पता है, वेक्टर्स का अपना अपना मैग्नीट्यूड डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू, तो आप किसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो, क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो। ठीक है, कि जो आईआईटी ने लगवाया है वो ये लगवाया है, ए क्रॉस बी की वैल्यू आपके पास अंडर रूट के अंदर मैग्नीट्यूड में ए का स्क्वायर मैग्नीट्यूड में बी का स्क्वायर, ठीक है, माइनस में ए डॉट बी का होल स्क्वायर, ऐसे आएगा मैग्नीट्यूड निकल के, कोई परेशानी नहीं है। छठा पॉइंट समझना भाई, छठा पॉइंट आपके पास के ए क्रॉस बी जो वेक्टर डिफाइन होता है आपके पास थीटा में, कि अगर आपका थीटा कोई एंगल किसके बीच में है, ए और बी के बीच में, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड में ए मैग्नीट्यूड में बी, और यहां पर लगता है आपके पास साइन थीटा, और इसके साथ लगता है आपके पास एन कैप, एन कैप, जहां पर ये अपने आप में यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। अगर ए और बी अपने आप में दो वेक्टर है, कोई भी दो वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होते हैं, तो कोई ना कोई प्लेन में तो लाई कर रहे हो, उस प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर आपका एन कैप बोला जाएगा। आपको पता है ना, ये अपने आप में ये वाली चीज तो ये तो कांस्टेंट है, कोई कांस्टेंट वैल्यू तो है ना, ये मतलब स्केलर वैल्यू है, ये अपने आप में लैम्डा एन कैप लिखा हुआ है, इसका मतलब ए क्रॉस बी आपका स्केलर मल्टीपल लिखा हुआ है एन कैप के साथ, स्केलर मल्टीपल ऐसे करके होगा, देखो। ठीक है, कि यहां पर ये आपके पास लगा हुआ है बी वेक्टर और ये लगा हुआ है आपके पास ए वेक्टर, और इसके परपेंडिकुलर, इस प्लेन के परपेंडिकुलर मेरे पास मान लो कोई एन कैप यहां तक था, ठीक है, तो लेमडा एन कैप जो हो जाएगा वो यहां तक आ जाएगा ना, कहीं ऊपर हो जाएगा, ये नीचे चला जाएगा, ऐसे होगा। और लेमडा एन कैप मतलब कि एन कैप का स्केलर मल्टीपल, वो उसमें जो लेमडा दे रखा है वो ये दे रखा है इन्होंने, ए क्रॉस बी की पूरी वैल्यू ये आ जाती है, यूनिट वेक्टर। ठीक है, डॉट ये अपने आप में स्केलर क्वांटिटी है, यहां डॉट नहीं हो रहा है, स्केलर क्वांटिटी एन कैप से मल्टीप्लाई हो रही है। क्या स्केलर वाला, तो इसमें कहां जीरो होगा स्केलर, अच्छा इस वाले स्केलर को जीरो, अच्छा ठीक है, अब तो खैर बात निकल गई, चलो ठीक है। मैग्नीट्यूड में आपके पास ए क्रॉस बी, यहां से अगर मैग्नीट्यूड निकालने जाऊंगा मैं, तो आपको पता है अगर मेरे पास लेमडा एन कैप लिखा हुआ है,
लेमडा एन कैप। तो जब आप मैग्नीट्यूड निकालने जाते हो तो ये लेमडा तो आ जाएगा बाहर और एन कैप का मैग्नीट्यूड निकलेगा, और एन कैप यूनिट वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड 1 निकल कर आएगा, मतलब लेमडा निकल कर आएगा सीधे सीधे। और लेमडा कितना हुआ मेरे पास, मैग्नीट्यूड में ए, मैग्नीट्यूड में बी, और यहां पर लगा हुआ है साइन थीटा, और इस पे लगा देंगे मॉड्यूलस, क्योंकि मैग्नीट्यूड कैसा नहीं आ सकता आपका, नेगेटिव नहीं आ सकता। ये दोनों तो पॉजिटिव रहेंगे, लेकिन अगर थीटा अगर 0 से पाई रहेगा तो लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि साइन थीटा 0 से पाई में हमेशा कैसा आता है, पॉजिटिव निकल कर आता है। और पाई से बड़ा एंगल लेंगे नहीं फिर तो इस तरफ से नाप लेते हैं, दूसरी तरफ से। ठीक है, तो अगर कोई आपसे मैग्नीट्यूड में ये अभी जो लिखा है ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर ले ले, प्लस में आपके पास ए डॉट बी का होल स्क्वायर ले ले, तो आपको पता है वो निकल कर आएगा आपके पास मैग्नीट्यूड में ए का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड में बी का स्क्वायर, और यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ प्लस में आपके पास मैग्नीट्यूड में ए का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड में बी का स्क्वायर, और यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू आपके पास मैग्नीट्यूड में ए का स्क्वायर और मैग्नीट्यूड में बी के स्क्वायर के बराबर हो जाएगी, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कॉस, यही लैग्रांज आइडेंटिटी, यहीं से निकालते हैं। इतनी बात में परेशानी नहीं होगी। सिंपल सिंपल सा 2 क्वेश्चन देता हूं आपको, सुनना भाई। पहला वाला, m का डॉट हो रहा है आपके पास m क्रॉस में n क्रॉस में p के साथ। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कि a क्रॉस b क्रॉस c का क्रॉस d के साथ, और इसका डॉट हो रहा है आपके पास a क्रॉस b क्रॉस c के साथ। जैसे अगर सिंपली आपको सोचना पड़े कि डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है, तो ध्यान देना, ये वेक्टर जो है ये अपने आप में, ये मान लो ये आपके पास कोई क्यू वेक्टर है, तो ये m क्रॉस क्यू लिखा हुआ है, ये अपने में कोई वेक्टर ही तो निकलेगा ना आंसर। ठीक है, ये मैंने m क्रॉस क्यू लिख दिया इसको, और यहां पर क्या लिखा हुआ है, m के साथ डॉट। ये वेक्टर अपने आप में किसके परपेंडिकुलर आएगा, m के परपेंडिकुलर आएगा। m के परपेंडिकुलर वेक्टर का अगर m के साथ डॉट ले लूंगा तो डॉट प्रोडक्ट कितना निकलता है, 2 परपेंडिकुलर वेक्टर का 0। ठीक है, रीजन लिखते चलना। उधर देखना, इस वेक्टर को मैंने कोई p वेक्टर ले लिया, a क्रॉस b क्रॉस c वेक्टर ही तो होगा भाई, a क्रॉस b क्रॉस c वेक्टर प्रोडक्ट है, तो ये निकल कर लिखा हुआ है p क्रॉस d का डॉट किसके साथ, p के साथ। ठीक है, ये वाला वेक्टर आपके किसके परपेंडिकुलर है, p के परपेंडिकुलर होगा। p के परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट अगर p के साथ, मतलब 2 परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट लेने जा रहा हूं, कितना आंसर निकल कर आएगा, 0। बिल्कुल सिंपल। क्या आप इसमें कंफर्टेबल हो जाओगे, हाँ भाई ये वेक्टर होगा, एक क्रॉस प्रोडक्ट कितनी क्रॉस लगा दूं वेक्टर है, वही सेम वेक्टर यहां लिखा हुआ है, वही सेम वेक्टर, परेशानी नहीं होनी चाहिए कोई। ठीक है, आऊं आगे। ठीक है, यहां पर अगर आपके पास पॉइंट क्या है कि अगर आपके पास a क्रॉस b जो है वो 0 आ गया, ठीक है, तो एक बात क्या होती है आपके पास कि a वेक्टर कैसा हो जाए, 0 हो जाए, या फिर क्या हो जाए, b वेक्टर कैसा हो जाए, 0 हो जाए, या फिर क्या हो जाए कि साइन थीटा की वैल्यू 0 हो जाए। इसका मतलब थीटा की वैल्यू कितनी हो जाए आपके पास, थीटा की वैल्यू आपके पास 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री, 0 डिग्री 180, 0 और पाई हो जाए। ठीक है, इसका मतलब आपका ए वेक्टर और बी वेक्टर आपस में कैसे हो जाएंगे, पैरेलल वेक्टर हो जाएंगे। ठीक है, और पैरेलल वेक्टर होते ही आप फिर उसका यूज छोड़ के क्या लगाओगे भाई, लैम्डा टाइम्स बी, ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। पैरेलल वेक्टर के लिए आपको स्केलर मल्टीपल में लिखना है, ये बताएगा कि पैरेलल है, पैरेलल बताते ही किस पे आ जाओगे, इस पे आ जाओगे। क्या हो गया, स्केलर 0, इसमें 0 कहां है स्केलर। ठीक है, इतनी बात में कोई परेशानी नहीं है। तो आपके पास 2 चीजें हैं कि अगर आपका डॉट प्रोडक्ट 0 आया तो आप ए इज परपेंडिकुलर टू बी लिख दोगे। अगर आपका क्रॉस प्रोडक्ट 0 आता है, ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, ए इज पैरेलल टू। अगर मुझे परपेंडिकुलर दे रखे हैं तो मैं ये कंडीशन यूज करता हूं, लेकिन अगर मुझे पैरेलल दे रखे हैं तो मैं ये कंडीशन यूज नहीं करता, रेयरली, 90% में स्केलर मल्टीपल। ठीक है, लेकिन अगर ये दे रखा है तो एनालिसिस यही है, ये तो पहले भी बात हो गई हमारी। स्केलर मल्टीपल पे बहुत मैं जोर दे रहा हूं इसलिए कि आपको
क्रॉस प्रोडक्ट में फंस जाते हो जाकर स्केलर मल्टीपल की जगह। पैरेलल लेते ही क्या साइन थीटा 0 आएगा, वो क्वेश्चन लेंदी बना देता है। ठीक है, अगर हमारे पास क्या दे रखा है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू 1, क्वेश्चन देखो, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज इक्वल टू 1, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ सी इज इक्वल टू 2, फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड सी वेक्टर इफ ए क्रॉस में सी की वैल्यू बी वेक्टर दे रखी है। सबके मैग्नीट्यूड पकड़ा दिया आपको। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का क्वेश्चन नहीं है, भले ही ट्रिपल प्रोडक्ट लिखा हुआ है इसके अंदर, लेकिन वो ट्रिपल प्रोडक्ट का क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, ए क्रॉस सी निकाल के लिख लूं क्या? ए क्रॉस सी की वैल्यू निकल कर आएगी मैग्नीट्यूड में ए, मैग्नीट्यूड में सी, ठीक है, और यहां पर कॉस थीटा, जहां पर थीटा किसके बीच का एंगल है, ए और सी के, यही फाइंड करना है मुझे। अरे साइन थीटा और एन कैप, ये तो निकल कर आएगा। देख लो ना, ए क्रॉस सी की ये वैल्यू निकल कर आएगी, आपको पता है ए क्रॉस सी की। अच्छा, अगर ए क्रॉस सी की वैल्यू पता चल चुकी है तो क्या ये 1 दे रखा है, ये 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा के साथ लगा हुआ एन कैप, ये आई ए क्रॉस सी की वैल्यू। मैग्नीट्यूड ऑफ ए 1 दे रखा है, मैग्नीट्यूड ऑफ सी 2 दे रखा है, वो मैंने पुट कर दिया। आपको ए का क्रॉस करना है, किसके साथ करना है भाई? ए का क्रॉस करना है आपके पास 2 साइन थीटा एन कैप के साथ, ठीक है, इज इक्वल टू किसके बराबर दे रखा है? बी वेक्टर के बराबर। ये 2 साइन थीटा तो बाहर आ गया, ये आपके पास लिखा हुआ है ए क्रॉस एन कैप इज इक्वल टू बी वेक्टर। ठीक है, इसका दोनों तरफ क्या कर रहा हूं, मैग्नीट्यूड निकाल लेता हूं। ऊपर ही ले ले मैग्नीट्यूड, ऊपर ले लो मैग्नीट्यूड डायरेक्टली, हाँ ठीक है, ऊपर ही ले लो, हाँ उसी का मैग्नीट्यूड ले लो। ये अपने आप में दो वेक्टर बराबर हो रहे हैं, आपने यहां पर मैग्नीट्यूड में ए, ठीक है, और मैग्नीट्यूड में कितना? ए क्रॉस सी, ठीक है, इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड में साइन, साइन कौन सा लगाओगे? अच्छा ओपन नहीं किया, अरे तो इन दोनों के बीच में तो लगेगा एंगल, ए और ए क्रॉस सी के बीच में, ए और ए क्रॉस सी के बीच में तो लगेगा ना। अरे तुमने मैग्नीट्यूड लिया इसके और इसके क्रॉस प्रोडक्ट का, अच्छा पूरे पे, पूरे भाई इसका मैग्नीट्यूड ओपन तो करोगे, लो पूरे पे, अच्छा वही स्टेप लिख रहा था मैं, ठीक है, आप पूरे पे मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, ठीक है, ए क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड बराबर में मैग्नीट्यूड ऑफ बी के, ये मैग्नीट्यूड ऑफ बी की वैल्यू 1 दे रखी है, ठीक है, यहां पर निकल कर आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस सी, ठीक है, और यहां पर मैंने लिख दिया साइन अल्फा, जहां पे अल्फा किसके बीच का एंगल है भाई? ए एंड ए क्रॉस सी के, जो कितना होगा? अल्फा की वैल्यू के ए और ए क्रॉस सी के बीच में, ए क्रॉस सी आपका किसके परपेंडिकुलर होगा? ए के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, तो इनके बीच का एंगल मेरे पास अल्फा की वैल्यू लिखी है π/2, अल्फा की वैल्यू अगर π/2 लिखी है, साइन अल्फा बनाने वाला है, तो इसकी वैल्यू तो हो गई 1, ठीक है, आपके पास यहाँ मैग्नीट्यूड ऑफ ए लिखा है, ये भी 1 है, ये 1, यहाँ लिखा मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ सी, और यहाँ पर लिखा आपने साइन थीटा, इसकी वैल्यू 1 आ रही है आपके पास, साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2 आ गई, थीटा की वैल्यू π/6, ठीक है, वही काम यहां पे भी कर सकते थे, इनके बीच का मैग्नीट्यूड इसका 1 आता है, इसका यूनिट 1 आता, और आपका π/2 निकलता है एंगल, मैग्नीट्यूड यहां पे ले लेते तो जिस भी तरीके से कर लो, इसको हटा दो, इसी डायरेक्ट ले लो, अच्छा है, डायरेक्ट मैग्नीट्यूड ले लो। दोनों के बीच का एंगल π/6, ठीक है, इतनी बातें परेशानी नहीं, आगे आ जाओ। आगे देखो भाई, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, ठीक है, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन में पहली चीज समझना भाई,
पहली चीज आपके पास आती है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड हमको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दिखाता है, ठीक है। लेट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बी एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। किसी पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड, ये लिखा हुआ है मेरे पास ए वेक्टर, ये लिखा हुआ है मेरे पास बी वेक्टर, किसी पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड आ गई है, ठीक है। ये ए वेक्टर, वो बी वेक्टर। मैं वो नहीं ले रहा हूं कि ये वाला वर्टेक्स ए हो गया और ये वाला वर्टेक्स बी हो गया, नहीं, पोजीशन वेक्टर नहीं लिए। ये साइड कहीं भी पड़ी हुई, ये साइड कहीं भी पड़ी हुई, ये ए वेक्टर है, वो बी वेक्टर है, ठीक है। ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में यहां पर एक एंगल आएगा थीटा आपके पास, ठीक है। मुझे बताओ ये कितनी आएगी? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता क्या है? लेंथ बेस इनटू हाइट होता है, ठीक है। बेस अपने आप में ये लिखी हुई है, कितना है ये? मैग्नीट्यूड में ए। हाइट अपने आप में ये आएगी, ठीक है। आपको पता है अगर ये बी, इसका मैग्नीट्यूड बी है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, तो ये बी कॉस थीटा और ये बी साइन थीटा, बी साइन थीटा। तो कितनी आएगी हाइट? कितनी आएगी? मैग्नीट्यूड में बी और यहां पर साइन थीटा। और आपको पता है ये अपने आप में मैग्नीट्यूड में कितना हो जाता है? ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट दिखाता है आपको ए पैरेललोग्राम का एरिया। ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी एक साइड ए वेक्टर से बनी हुई है और दूसरी साइड बी वेक्टर से बनी हुई है, ठीक है। उसके अंदर एक चीज डिफाइन करते हैं, वेक्टर एरिया, जिसका ऐसे सेंस नहीं है कोई। वेक्टर एरिया, वेक्टर एरिया अपने आप में ऑफ पैरेललोग्राम डिफाइन होता है। ये मैं एक बार और करूंगा, वेक्टर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम डिफाइन होता है ए क्रॉस बी। एरिया वेक्टर एरिया डिफाइन होता है आपके पास ए क्रॉस बी। नहीं होता वेक्टर एरिया? कर सकते हैं आगे जाके, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो एरिया फंक्शन भी होता है, ठीक है। खैर ए क्रॉस बी आपका क्या कहते हैं? वेक्टर एरिया डिफाइन हुआ। तो वेक्टर एरिया डिफाइन कर देते हैं इन दोनों से, ठीक है। एक बात निकल कर आई, दूसरा देखना इसके अंदर ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन में। दूसरी चीज होगी एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। हैविंग ए वेक्टर एंड बी वेक्टर एज एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड कैसे बनेगा? वो ट्राइंगल आपका ऐसे बनेगा, ठीक है, जिसके अंदर ये आपके पास ए वेक्टर आया और ये बी वेक्टर आया। सेम चीज होगी अगर मैं इसका पैरेललोग्राम बना दूं तो एरिया कितना होगा ट्राइंगल का? हाफ हो जाएगा पैरेललोग्राम के एरिया के। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होगा आपके पास वो आप लिखोगे 1/2 मैग्नीट्यूड में ए क्रॉस बी, 1/2 मैग्नीट्यूड में ए क्रॉस बी। ध्यान देना इस चीज पर कि मैग्नीट्यूड में ए क्रॉस बी जो दिया है वो ए क्या है? एक साइड का वेक्टर, और बी क्या है? दूसरी साइड का वेक्टर, ठीक है। इसमें तो कोई परेशानी नहीं। तीसरा आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, हैविंग ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर एज पोजीशन वेक्टर ऑफ वर्टिसेस। वर्टेक्स के पोजीशन वेक्टर आए अगर, ठीक है, देखना, ठीक है। ये वाले पॉइंट को लिखा ए, इस वाले पॉइंट को लिखा ए, ये लिखा हुआ ए वेक्टर, ये पॉइंट को बी, ये पॉइंट को सी, सी वेक्टर। अभी ये नहीं है आपके पास, देखो ऐसे लिखते हैं, हाँ लिखवा रहा हूं, ठीक है। एरिया ऑफ 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ, देखना ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर, इनका क्रॉस लेना है। और ये वेक्टर को मैं क्या लिखूंगा? बीसी वेक्टर। और इस वेक्टर में क्या लिखूंगा? बी ए वेक्टर। ध्यान देते रहना, बीसी वेक्टर इंटू बी ए वेक्टर, बी वेक्टर का क्रॉस बी ए वेक्टर के साथ, ठीक है। लेकिन इसको निकालना एबीसी में, आपके पास यहां पर 1/2 के साथ बीसी वेक्टर को कैसे लिखा जाएगा? सी माइनस बी, पोजीशन वेक्टर का क्रॉस इसको लिखा जाएगा ए माइनस बी, ठीक है। कितना निकल कर आएगा? 1/2 सी वेक्टर और ए वेक्टर मल्टीप्लाई होंगे, आपके पास कितना आएगा? यहाँ पे सी क्रॉस ए, ठीक है, माइनस में सी क्रॉस बी, ठीक है, माइनस में बी क्रॉस ए, प्लस में आपके पास बी क्रॉस बी। ये बी क्रॉस बी जो है, एक वेक्टर का खुद के साथ जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है भैया हमेशा जीरो आता है। ये बात लिखनी रह गई थी, क्योंकि ये दोनों के बीच में एंगल कितना होगा आपका? 0 डिग्री। सेम वेक्टर है तो साइन 0 डिग्री पे 0 आंसर निकलेगा। ये बी क्रॉस भी 0 आ जाएगा। यहां से मैं इसको लिखूं 1/2, देखना भाई ये बी क्रॉस है, इसको लिख रहा हूं मैं, माइनस साइन के साथ था ना, मैंने इसे ए क्रॉस बी लिख लिया,
प्लस साइन में इसको मैंने बी क्रॉस सी लिख लिया, और इसको मैंने ये तो लिखा हुआ है सी क्रॉस ए। ये होता है जिनका पोजीशन वेक्टर। लेकिन आप इस फॉर्मूले को याद करने से बेहतर आप ये चीज समझो, ठीक है, ये वाली चीज कि वो लगा लो फॉर्मूला तो अपने आप बन जाएगा, उसमें कितनी देर लगेगी। ठीक है, कि अगर ए बी सी आपके साइड्स के पोजीशन वेक्टर हैं, आपको एक साइड का वेक्टर लिखना है और दूसरी साइड के वेक्टर के साथ उसका क्रॉस प्रोडक्ट कर देना है। एक साइड का वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट दूसरी साइड के साथ। अगर आप मैग्नीट्यूड ले रहे हो तो आप इसका इसके साथ क्रॉस कर दो या इसका इसके साथ क्रॉस कर दो, फर्क तो कुछ है नहीं मैग्नीट्यूड लेने में। इधर अगर मैं बी ए इंटू बी सी लिख देता तो बी ए क्रॉस बी सी। ठीक है, कोई परेशानी की बात नहीं। तीसरा हो गया। चौथा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, हैविंग डायगोनल्स एज एक ए एंड बी, ए वेक्टर और बी वेक्टर। अगर डायगोनल रिप्रेजेंट हो रही है ए वेक्टर और बी वेक्टर से, तो पैरेललोग्राम का एरिया कैसे लिखा जाएगा? पहले पैरेललोग्राम बना लेते हैं। ठीक है, ये आपके पास ए बी सी और डी, ठीक है, ये रही डायगोनल आपके पास, ये रहा ए वेक्टर और ये रहा बी वेक्टर। ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। इतनी बातें परेशानी नहीं। अच्छा, आपको पता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू, इसको मैंने ओ ले लिया, 4 टाइम्स एरिया ट्राइंगल ओ ए बी। हो जाएगा भाई 4 टाइम्स। ऐसा होता है ना, इन चारों ट्राइंगल का एरिया बराबर होता है। नहीं पता ये वाली बात? शक तो नहीं है कुछ? हाँ, फोटा एरिया ट्राइंगल ओ ए बी। इस ट्राइंगल का मुझे एरिया लिखना है, ठीक है। इसके अंदर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल नहीं होते हैं चारों। कॉन्ग्रुएंट तो ये वाले दोनों ट्राइंगल होते हैं। क्या? 1 2 3 4, चारों कॉन्ग्रुएंट नहीं होते हैं। ये वाले कॉन्ग्रुएंट और ये वाले कॉन्ग्रुएंट, हाँ ये कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है। अब सुनो, ठीक है, एरिया ट्राइंगल ओ ए बी निकालना है मुझे। अब ये जो होता है डायगोनल जहां पर इंटरसेक्ट करती है मिड पॉइंट होता है। अगर ये वाली लेंथ मेरा बी वेक्टर को डिनोट कर रही थी, तो इतनी लेंथ जो होगी वो किसको करेगी? बी बाई टू को। और इतनी लेंथ किसको करेगी? ए बाई टू को। मतलब दोनों साइड आपको पता लगे ट्राइंगल की। तो ट्राइंगल में 4 इंटू 4 के साथ आपके पास क्या ये मल्टीप्लीकेशन लगा, 1/2 किसका क्रॉस आएगा आपके पास? ए बाई टू और बी बाई टू का। ए बाई टू और बी बाई टू का, ठीक है। ये ए बाई टू हो जाएगी, ये बी बाई टू हो जाएगी। आपको परेशानी है कि ये तो ए बाई टू और बी बाई टू एक ही डायरेक्शन में जा रही है, तो डायरेक्शन से अब कोई मतलब नहीं, क्योंकि मैग्नीट्यूड ले रहा हूं, मैग्नीट्यूड ले रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर आपके पास निकल कर आया 1/2 मैग्नीट्यूड में ए क्रॉस बी। अगर ए और बी आपकी डायगोनल को रिप्रेजेंट करती है पैरेललोग्राम की, तो ये एरिया निकल कर आता है उसका 1/2 ए क्रॉस बी। 1/2 आएगा ना भाई, ये 2 बाहर आएगा, ये 2 बाहर आएगा, 4 काट देंगे। कोई परेशानी है भाई? ये 2 इसको काट के 2 बना देगा, एक 2 इसको और काट देगा ना। हाँ ठीक, इतनी से फिर परेशानी किसको थी? ठीक है, 5th देखो, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, लेटरल, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ डायगोनल। डायगोनल के टर्म में, तो पैरेललोग्राम का हो गया, ठीक है। डायगोनल के टर्म्स क्वाड्रिलेटरल का एरिया, ऐसे बना दिया कुछ। अरे क्या बेकार फिगर बन रहा है। लो, ए बी सी और डी, ठीक है, डायगोनल के टर्म्स में कैसे लिखेंगे भाई एरिया? डायगोनल के टर्म्स में लाना है मुझे। मैंने कहा कि डायगोनल बनाइए। अब आपको पता है जो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल होगा, एरिया क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, इसकी वैल्यू आपके पास बराबर होगी एरिया ट्राइंगल ए बी सी प्लस में एरिया ट्राइंगल ए सी डी। इसके बराबर होगी भाई। अच्छा, ये अपने आप में एक वेक्टर होगा, ये एक वेक्टर होगा,
ठीक है, ये वेक्टर होगा, ये वेक्टर होगा, और ये वेक्टर और ये वेक्टर। मैं अगर इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ले लूं तो मुझे इस ट्रायंगल का एरिया मिल जाएगा, और इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ले लूं तो इस ट्रायंगल का एरिया मिल जाएगा। मैं लिखने जा रहा हूं वेक्टर एरिया। वेक्टर एरिया ट्रायंगल के लिए, वेक्टर एरिया ट्रायंगल एबीसी का आप क्या लिखोगे, 1/2 ए बी क्रॉस ए सी, ऐसे तो लिखा जाएगा वही वेक्टर एरिया। अरे जो एरिया था मैग्नीट्यूड की जगह वेक्टर लिख दो, और उसके बाद ए सी ऐसे करके यहां पर 1/2 ए सी क्रॉस ए डी। इधर से इधर की, उधर से इधर की, एक ही डायरेक्शन में लेना है, उधर डायरेक्शन में बदल देना। ठीक है, यहां पर देखो क्या आएगा, 1/2 को तो बाहर कर लिया मैंने, और ऐसे केस में आपको पता है जो कॉमन होता है उसको बाहर निकाला जाएगा, जैसे डॉट में करते थे। एसी कॉमन है, लेकिन इधर क्या है, वो पोस्ट मल्टीप्लाई है, उधर क्या है आपके पास प्री मल्टीप्लायर है। तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूं कि ए बी वैक्टर माइनस में ए डी वैक्टर, ठीक है, और इसके बाद बाहर क्या लगा दिया मैंने यहां पर, ए सी का क्रॉस। ठीक है, अच्छा ए बी माइनस ए डी पे ध्यान देना जरा। ठीक है, बी डी वैक्टर, अगर मैंने बी डी वैक्टर को लिखा तो देखो ए बी वैक्टर प्लस में बी डी वैक्टर किसके बराबर बन रहा है आपके पास, ए डी वैक्टर के। डी बी वैक्टर ले लेते हैं, इस डायरेक्शन में ले लेता हूं। ठीक है, देखना ये दूसरी डायगोनल ली मैंने, दूसरी डायगोनल में आपको दिख रहा है कि एडी वेक्टर, ट्रायंगल लॉ लगा रहा हूं, प्लस में डीबी वेक्टर बराबर किसके आ रहा है आपके पास, एबी वेक्टर के। एडी वेक्टर प्लस डीबी वेक्टर बराबर किसके आ रहा है, एबी वेक्टर के। तो यहां से मुझे क्या निकालना है, एबी माइनस एडी, डीबी वेक्टर के बराबर आएगा। एबी वेक्टर माइनस में एडी वेक्टर बराबर किसके आ गया, डीबी वेक्टर। कोई परेशानी नहीं इसके अंदर, ये आपने लिखा है यहाँ पर 1/2, ये निकल कर आया आपके पास डीबी वेक्टर, यहाँ पे क्रॉस में क्या आ गया आपके पास, एसी वेक्टर। ठीक है, जैसे ही आपको पता चल गया कि वेक्टर एरिया निकाल चुके हैं हम, तो वेक्टर एरिया को आपने एरिया में कन्वर्ट कर दिया, फॉरन मैग्नीट्यूड निकाल के 1/2, यहां मैंने लिया डायगोनल 1 का क्रॉस डायगोनल 2 के साथ, वही आता है एरिया ऑफ कॉर्डिनेट, डायगोनल 1 का क्रॉस डायगोनल 2 के साथ। यहां पर कॉमन लेने पे माइनस क्यों आया, समझ में आ रहा है कि ये एसी यहां पर पोस्ट मल्टीप्लायर है या प्री, इसको भी पोस्ट करो या उसको प्री करो, कुछ एक काम करना पड़ेगा। इसको पोस्ट कर दिया मैंने, पोस्ट करूंगा तो आपको पता है इसे एडी क्रॉस एसी लिखने जा रहा हूं तो माइनस लग जाएगा बाहर, वही माइनस आया है। बाद में परेशानी नहीं होनी चाहिए, तो नहीं तो एरिया लिख गए हमारे सारे। एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेता हूं, वेक्टर से निकालना एरिया, एरिया एरिया ऑफ ट्राइंगल विथ वर्टिसेस, टू, 3 और 5। क्या हो गया, ट्राइंगल के वर्टेक्स दे रखे। दे अगर तुम इसको डिटर्मिनेंट से निकालना चाहोगे तो फॉर्मूला क्या है, क्या, अरे एक सेकेंड, जो कोऑर्डिनेट होते हैं, ठीक है, वो किसके अंदर होते हैं, टू, दो कोऑर्डिनेट होते हैं ना, दो कोऑर्डिनेट। यहाँ पे कितने आ गए आपके पास, 3 आ गए। कर दो, इससे अच्छा जो, अब भाई वेक्टर लिख लो ना, क्यों इतनी देर क्यों लगा रहे हो। ठीक है, ये ए आया, ये बी आया, ये सी आया। ठीक है, यहाँ पर 1, 1 और 2 लिखा हुआ है, ये भी आपके पास 2, 3 और 5 लिखा हुआ है, यहाँ पर 1, 5 और 5 लिखा हुआ है। कौन सा वेक्टर चाहिए आपको, इसका क्रॉस इसके साथ चाहिए, तो बीसी वेक्टर अगर कोई लिखवा दे आपसे तो कैसे लिखोगे बीसी वेक्टर, सी में से करेंगे -1, 5 - 3 2 और 5 - 5 0, और फिर यहाँ पर बी ए वेक्टर जो लिखा जाएगा, इनका डिफरेंस -1, -2 और -3, ये आएगा ना निकल के। ये आपका क्या बन गया, बीसी वेक्टर और ये बी ए वेक्टर, इनका क्या लेना है, क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। तो यहां पर निकल कर आया मेरे पास आई कैप, जे कैप, के कैप। ठीक है, और कितना निकला, पहले बी से लिखेंगे, -1, 2 और 0, और यहां पर कितना निकला होगा, -1, -2 और -3। इससे तो निकलेगा वेक्टर, और फिर उसका लेना मैग्नीट्यूड।
बताओ भाई, आई कैप के साथ रखा आपने, कितना निकल कर आया? -6। माइनस में जे कैप के साथ रखा, कितना निकल कर आया? 3। प्लस में के कैप के साथ लिखा मैंने, कितना आया मेरे पास? 2 + 2 4। ठीक है, तो जो मैग्नीट्यूड निकल कर आएगा एरिया आपके पास, ये तो 1/2 लगाना था यहाँ पर, 1/2 मैग्नीट्यूड इसका कितना निकला? अंडर रूट में आपके पास 36 प्लस में 9 प्लस में 16, 36 + 25, 36 + 25 कितना हुआ? 61, 61 √61/2 ये एरिया। तीनों वर्टेक्स को रख के किया तो कितना आया था? किसी ने किया है? तीनों वर्टेक्स को रख के किया या डिटरमिनेंट निकाला? अगर तीनों वर्टेक्स को रख दिया जाए, क्या थे भाई वर्टेक्स? 1 1 और 1 5 और 5। ठीक है, ठीक है, 1 रख लिया मैंने यहाँ पर, तो 15 - 25। ठीक है, माइनस 1 रख लिया यहाँ पर, 10 - 3, कितना निकल कर आया? माइनस में 10 आया। ठीक है, और आपके पास माइनस में 5 आया, और आपके पास 7 प्लस में 14 आया। ठीक है, इस सब का मॉड्यूलस ले लेना, डिवाइड बाई 2 करना है। ये तो कहीं से √61/2 नहीं आया, क्या नहीं आएगा √61? अगर तीनों कोऑर्डिनेट को रख देंगे तो ये तीनों कोऑर्डिनेट को रख के क्या निकलने लग गया? ये तीनों कोऑर्डिनेट को रख, इसलिए अगर 3 डायमेंशन में ट्राइंगल का एरिया में निकालने को आ गया ना, तो ऐसे मत कर देना। क्या तीनों को पोजीशन वेक्टर माने तो? हाँ, तीनों को पोजीशन वेक्टर मान लिया, तीनों पॉइंट को। पता नहीं क्या बोल रहे हो। अरे √61 कैसे आ जाएगा? वो √61 का आंसर में कैसे लाओगे तुम? मैग्नीट्यूड में निकाल रहे हो, इसका √61 कैसे आएगा आंसर? या तो बहुत अच्छा रूट आ रहा होता कोई, वो तो आ नहीं रहा। नहीं, वो नहीं आता, इससे नहीं आता भाई, इससे नहीं आता, इससे नहीं आता। इसलिए 3 डायमेंशन में दे रखा हो अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो वो भी अपने आप में थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन नहीं है। इतनी बात में कोई परेशानी नहीं, बाकी हम लोग देखते हैं कल। अब मुझे प्रॉपर्टी और दिखानी थी।